My screen is visible and I'm audible. Sir. Okay. Yes, sir. ठीक है जी। तो आज हम लोग जो म्यूजिक एप्लीकेशन हम लोगों ने शुरू करी थी, अगर मैं एक बार उस एप्लीकेशन पे लेके जाऊँ आप लोगों को वापस, उसमें कोई डाउट? हम लोगों ने कल स्प्लैश स्क्रीन बनानी सीख ली थी, तो हमने स्प्लैश के बारे में देख लिया था और लॉगिन स्क्रीन भी डिजाइन कर ली थी। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंचे थे। टेस्ट में कह रहे थे, आप सबको पता होगा कि हमने इसका नाम ऐप नाम हटा दिया था, तो ऐप में एरर है तो हम इसे कमेंट कर सकते हैं और एक बार फटाफट इसे चला लेते हैं कि हम लोगों ने कहां तक इसको अचीव कर लिया था। ठीक है, इतने कोई डाउट है आप लोगों को पिछली क्लास का, कल की क्लास का, तो पूछ सकते हो, क्योंकि आज हम फायरबेस से इंटीग्रेट करने वाले हैं इसको, क्योंकि अपने पास लॉगिन स्क्रीन थी और उस लॉगिन स्क्रीन को हमें अब फायरबेस से इंटीग्रेट करना है ताकि लॉगिन विद जीमेल जैसा कुछ हो सकता हो। ठीक है, इसे रन कर देते हैं। एक बार आने देते हैं इसको। ठीक है, इस वाली एप्लीकेशन में काफी कुछ अभी मिलने वाला है हम लोगों को, क्योंकि हम इसे फायरबेस से कनेक्ट करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा बहुत आपको फायरबेस का ग्लांस दूंगा पहले कि फायरबेस है क्या, और हम फायरबेस को धीरे धीरे करते करते कंप्लीट ही करा दूंगा। मतलब आप अपने रिज्यूमे में लिख पाओगे कि मेरे को फ्लटर भी आता है अच्छे से और फायरबेस भी आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लटर डेवलपर के लिए फायरबेस का जानना, तो हम फायरबेस को अच्छे से देखने वाले हैं इसमें। तो एक बार स्क्रीन खुल जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ किस पॉइंट से हमें फायरबेस की जरूरत पड़ने वाली है और फिर हम क्या क्या करेंगे फायरबेस में, ये एंगल और देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, एक बार आप हो गया। अब हमारी एप्लीकेशन को भी हम अप करके छोड़ देते हैं। तो एक बार हमारी एप्लीकेशन अप हो जाए। तो हमने कल स्प्लैश और लॉगिन स्क्रीन दो बिल्ड करी थी। तो एक इंट्रोडक्टरी स्क्रीन आती थी, फिर वो थोड़ी देर बाद मूव करके नेक्स्ट स्क्रीन पे चल जाती थी। हमने उसके लिए फ्यूचर डॉट डिले लगा रखा था, या हम टाइमर जैसा कुछ लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसा था हमारे पास, और ये हमारी जो एप्लीकेशन दिखती थी, उसके बाद कुछ सेकंड्स बाद इट विल मूव टू दिस लॉगिन स्क्रीन। हमने ये बटन बिल्ड किया था भाई, अपना कस्टमाइज बटन था। ठीक है, इसके थ्रू हम लोगों ने इसे बिल्ड कर दिया था। अब हम चाहते थे कि जैसे हम इस लॉगिन पे क्लिक करें, ये लॉगिन विद जीमेल का ऑप्शन दिखाया हमें। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके ऊपर पॉइंट आउट करते हैं थोड़ी चीजों को। तो एक बार मैं आपके सामने एक यहां से फ्लटर फायरबेस की बात हम कर रहे हैं, तो इसके बारे में पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें, फिर हम आएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो यहां मैं कुछ चीजें हाईलाइट करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना आप सब लोग। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि फ्लटर के पास फीचर है फ्लटर फायरबेस का। ठीक है, तो फायरबेस अपने आप में एक क्लाउड पे डेटाबेस है। क्लाउड पे बहुत सारी चीजें, मतलब इट्स नॉट ओनली डेटाबेस, उस पे होस्टिंग भी कर सकते हो आप, ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो, मशीन लर्निंग को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मल्टीपल चीजों को काम करने के लिए फायरबेस बनाया गया है। तो इसलिए हम फ्लटर फायर सीखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम फ्लटर को फायरबेस से कनेक्ट करते हैं, वी नीड अ फ्लटर फायर थिंग। तो सबसे पहला पॉइंट गाइस, तो अगर हम नीचे देखें बॉटम में लिखा फ्लटर फायर इज अ सेट ऑफ फ्लटर प्लगइन्स व्हिच कनेक्ट योर फ्लटर एप्लीकेशन टू द फायरबेस। लेकिन सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि व्हाट इज फायरबेस, की फायरबेस क्या है। आप इंटरव्यूअर को क्या बताओगे इसके बारे में, फायरबेस के बारे में? तो ये कुछ पॉइंट्स है। तो सबसे पहला पॉइंट ये बोलना है, फायरबेस इज अ मोबाइल बैकएंड एज अ सर्विस। इसका मतलब या तो मेरे को बैकएंड आता हो खुद लिखना, जैसे कि आप में से कोई बंदा नोड जे सीख के बैठा हो, या उसे जावा इस लेवल पे आता हो कि वो वेब एप्लीकेशन बना सकता हो, सिर्फ कोर जावा से कुछ नहीं होगा। और या फिर आपने ASP.NET जैसा कुछ देख रखा हो सी शार्प के साथ या VB.NET के साथ, या आपने पाइथन विद जैंगो देख रखा हो, या पाइथन विद CGI देख रखा हो, या रूबी विद रेल्स आपको पता हो, तो आप खुद की बैकएंड लिख सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नहीं आता बैकएंड लिखना, और जैसा मैं बैच में भी कंसीडर कर रहा हूँ कि हम फ्लटर जानते हैं, तो सपोज हमें बैकएंड नहीं लिखना आता, सो वी विल यूज अ फायरबेस एज अ मोबाइल बैकएंड। तो वो हमारे लिए बैकएंड की तरह काम करेगा, हम इसे यूज करेंगे।
तो गूगल ने इसे बिल्ड किया एज अ बैकएंड सर्विस। तो जो मोबाइल डेवलपर्स हैं, एंड्रॉइड पे काम करते हैं, iOS पे काम करते हैं, और जो नहीं जानते कि हाउ टू राइट अ बैकएंड, दे आर यूजिंग दिस थिंग। ठीक है जी, आई होप मेरी बात सबको समझ में आई यहाँ तक। अब फॉर मोबाइल डेवलपर देयर आर 3 कोर सर्विसेज। का मतलब अगर हम फायरबेस की बात करें तो फायरबेस में बहुत सारी सर्विसेज है। ठीक है, सर्विसेज समझ पा रहे हो आप लोग? सर्विसेज का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी होटल में जाते हो तो होटल में सर्विसेज हो सकते हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे पास फूड की सर्विस है, हमारा अपना खुद का रेस्टोरेंट है, आप वहां स्टे भी कर सकते हो और रेस्टोरेंट से फूड भी यूज कर सकते हो। या हमारे पास बूफे सर्विस है, अनलिमिटेड फूड है, आप उसे यूज कर सकते हो। या फिर हमारे पास सपोज हमारे पास साथ में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, तो आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब एक होटल बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। सेम फायरबेस भी आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एज अ मोबाइल ऐप डेवलपर आपके लिए 3 मेन सर्विसेज है। तो आपको याद रखना है मेरे पास 3 सर्विसेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली सर्विस है मेरे लिए वो है रियल टाइम डेटाबेस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। रियल टाइम डेटाबेस का मतलब है कि अगर बैकएंड में डेटाबेस में चेंज हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो चेंज मेरे पास मोबाइल ऐप पे रिफ्लेक्ट हो जाए। जैसे कि सपोज क्रिकेट का लाइव स्कोर दिख रहा है, तो क्रिकेट का जैसे स्कोर दिखता है मेरे पास, चेंज होता है डेटाबेस में, वो उसी वक्त इमीडिएटली मुझे दिख जाता है मोबाइल ऐप पे। या वेदर की इंफॉर्मेशन को चेंज होती है, मुझे दिख जाती है। शेयर मार्केट में शेयर का रेट चेंज होता है, मुझे इमीडिएटली दिखता है। दिस इज कॉल्ड रियल टाइम डेटाबेस। तो अगर आप में से किसी ने कोई डेटाबेस कभी पढ़ा हो तो वो रियल टाइम नहीं होते। जैसे कोई माई एसक्यूएल पढ़ के बैठा हो या ओरेकल पढ़ के बैठा हो, इट्स नॉट रियल टाइम। इसका मतलब चेंजेस हो जाते हैं डेटाबेस में, आपके एप्लीकेशन को अभी नहीं पता चलते। तो आपके एप्लीकेशन को चेंजेस को देखने के लिए दे नीड टू क्रिएट अ बैकग्राउंड थ्रेड। एक बैकग्राउंड थ्रेड बनानी पड़ती है जो बैकग्राउंड थ्रेड पीछे जाकर चेक करती रहती है कि डेटाबेस में कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ रियल टाइम डेटाबेस है, इसका मतलब जैसे सर्वर पे कोई चेंज होता है वो एक इवेंट ट्रिगर कर देता है। और यहाँ हमारे पास फ्लटर फायर नाम से प्लगइन हम लगाए थे जो उस इवेंट को लिसन कर लेता है और लिसन करके उस डेटा को रिफ्लेक्ट कर देता है हमारे ऐप में। ठीक है, तो हमें रियल टाइम डेटाबेस मिलता है। आई होप मेरी बात सबको समझ में आई कि रियल टाइम डेटाबेस है क्या। सेकंड सर्विस की हम बात करते हैं तो ओऑथ मिलता है। ओऑथ का मतलब है ओपन ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब आजकल लॉगिन जब भी आप किसी ऐप में करते हो तो वहां ऑप्शन आता है लॉगिन विद जीमेल और लॉगिन विद फेसबुक। तो इसका मतलब आप बोल रहे हो कि ऑथेंटिकेशन हम थर्ड पार्टी करवाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओपन ऑथेंटिकेशन। तो इंस्टेंट ऑफ कि हम अपनी वेबसाइट अपनी ऐप में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, और वैसे करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन करवाएं फिर लॉगिन करवाएं तो मेरे यूजर को याद रखना पड़ेगा इस ऐप में यूजर आईडी पासवर्ड क्या है। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि वो मेरी ऐप में याद रखे कि यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, सो वी कैन यूज ओऑथ फॉर दिस। तो ओऑथ बोल रहा है कि मैं ओपन ऑथेंटिकेशन हूं, जो एक्चुअली में जाकर जब भी आप डिमांड करोगे लॉगिन किया जाए तो वो ट्रांसफर हो जाएगा जीमेल के पास, और जीमेल इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑफ द जीमेल। इफ इट इज करेक्ट तो वो आपके ऐप में उसे लॉगिन करने देगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए हम ओऑथ सर्विस भी यूज कर सकते हैं। वी कैन कनेक्ट विद जीमेल, वी कैन कनेक्ट विद फेसबुक, वी कैन कनेक्ट विद गिटहब, ट्विटर, किसी से भी कनेक्ट करके हम ओऑथ कर सकते हैं। ये सब ओऑथ प्रोवाइडर्स है, हम इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मेक सेंस? नाउ इसका मतलब सोशल लॉगिन है एक तरीके का। नाउ द थर्ड सर्विस व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज दिस इज कॉल्ड फायर स्टोरेज। तो इस कोर्स में हम तीनों सर्विसेज कंप्लीट करने वाले हैं। फायर स्टोरेज सेज कि भाई अगर आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, जैसे मेरे को फोटो अपलोड करनी है अपनी, तो मैं उसे अपलोड करके कहीं रखना भी तो चाहूंगा, तो इट प्रोवाइड मी अ स्टोरेज। तो 5 जीबी का स्टोरेज फ्री देता है हमें बाय डिफॉल्ट, और 1 जीबी का रियल टाइम डेटाबेस देता है। ध्यान सुनना, 1 जीबी का रियल टाइम डेटाबेस मिलता है और 5 जीबी का स्टोरेज मिलता है टू स्टोर फोटोज, वीडियोज, ऑडियोज, डॉक फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स, जो भी आप स्टोर करना चाहते हो। तो आपके एप्लीकेशन में ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे कि सपोज आप पीडीएफ दिखाना चाहते हो, कोई मैसेज दिखाना चाहते हो पीडीएफ के फॉर्म में, या कोई डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हो, या कोई इमेज दिखाना चाहते हो, या कोई वीडियो दिखाना चाहते हो, तो आप फायर स्टोरेज को यूज कर सकते हो इन सब केसेस में। ठीक है, तो ये 3 सर्विसेज है विच वी आर गोइंग टू लर्न इन अ फायरबेस। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गया कि फायरबेस हम क्यों यूज कर रहे हैं। अगर आप फायरबेस नहीं यूज करोगे आपको बैकएंड लिखना पड़ेगा खुद, और उसके लिए आपको कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। बट फायरबेस में इससे भी ज्यादा सर्विसेज हैं। जैसे कि फायरबेस में होस्टिंग की सर्विस है, तो जो लोग बैकएंड बिल्ड कर लेते हैं वो अपनी एप्लीकेशन को भी यहाँ पर होस्ट कर सकते हैं। जैसे गोडेडी का नाम सुना आप लोगों ने, होस्टिंग के लिए होता है, ऐसे यहाँ पर भी होस्टिंग हो सकती है। मशीन लर्निंग की सर्विसेज भी है, अगर आप मशीन लर्निंग पे भी काम करना चाहते हो तो आप फायरबेस से कनेक्ट करके मशीन लर्निंग पे काम कर सकते हो। तो फायरबेस एक गूगल का क्लाउड है,
तो हम उस क्लाउड से कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा हमेशा रहेगी, 24/7 रहेगी। ठीक है, देखो कोई डाउट है इसके अंदर, और ये पेड सर्विस है, हम इसका फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं जो 1 GB फ्री है और 5 GB स्टोरेज के लिए फ्री है। तो 1 GB रियल टाइम डेटाबेस, 5 GB स्टोरेज। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, इसका मतलब अगर आप फायरबेस नहीं यूज करते तो ट्रेडिशनल क्या करते हैं आप, पुराने पुराने जमाने में क्या करते हैं, अगर आप फायरबेस नहीं यूज करते तो आप एक मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं, उसके साथ आपको एक बैकएंड सर्वर चाहिए होता है, उस बैकएंड सर्वर पे आप कोई ना कोई टेक्नोलॉजी डालते हैं, उसके साथ कनेक्ट करते हैं किसी डेटाबेस से, कोई भी एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस, ओरेकल, माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेस, H2, ऐसा कोई भी डेटाबेस आप यूज करते हैं। अब उसके साथ साथ आपको हो सकता था कि अगर आप एसक्यूएल डेटाबेस नहीं यूज करते तो आप नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर सकते थे, जैसे कि मोंगोडीबी या काउचडीबी, डिपेंड्स। तो पॉइंटर ये कि एक सर्वर चाहिए, डेटाबेस चाहिए, तो एसक्यूएल यूज कर लो या नो एसक्यूएल यूज कर लो, और फिर उसके साथ साथ हमें इस सर्वर एप्लीकेशन को इसके साथ कनेक्ट करना होगा एसक्यूएल के साथ, और इस सर्वर एप्लीकेशन में नोड.js भी यूज कर सकते हो, रूबी विद रेल्स भी यूज कर सकते हो, या जावा यूज कर सकते हो, या पीएचपी यूज कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छे से आती है। अब जो भी आपने टेक्नोलॉजी यूज करी वो डेटाबेस से कनेक्ट करने का कोड भी लिखेगी, उसमें से डेटा निकालेगी भी, रीड भी करेगी या राइट भी करेगी, यानी क्रड करेगी। तो आपको खुद कोड लिखना पड़ेगा पूरा बैकएंड का, और फिर आप अपनी मोबाइल ऐप को कनेक्ट करोगे, रिक्वेस्ट भेजोगे सर्वर को, सर्वर आपको इसके बेसिस पे रिस्पॉन्स देगा, और वो सब HTTP प्रोटोकॉल पे चलेगा। सर्वर जो भी आपको रिस्पॉन्स देगा वो जेसन या एक्सएमएल की फॉर्मेट में देगा, फिर उस जेसन एक्सएमएल को आपको कन्वर्ट करना होगा और मोबाइल ऐप पे दिखाना होगा। ये जो अप्रोच आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, अगर आप फायरबेस नहीं यूज करना चाहते तो आपको सारा काम करना पड़ेगा, बैकएंड भी खुद लिखना पड़ेगा, फ्रंट एंड भी खुद लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका एक फायदा भी, आप फुल स्टैक डेवलपर हो, क्योंकि आप कंपनी में हर चीज मैनेज कर रहे हो, क्योंकि आप बैकएंड भी मैनेज कर रहे हो और फ्रंट एंड भी मैनेज कर रहे हो, तो इट्स यू आर लाइक अ फुल स्टैक। तो आपको शायद सबको समझ में आ रहा हो कि फुल स्टैक बनने के लिए आप फ्लटर के आगे कोई भी बैकएंड टेक्नोलॉजी सीख लो, जावा जिसको पसंद हो जावा सीख सकता है, ठीक है, जिसको नोड पसंद हो नोड सीख सकता है। रूबी विद रेल्स मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है। पीएचपी को तो आप मार्केट जानते हो, आप सब लोग कि पीएचपी डेवलपर की क्या वैल्यू है में मार्केट में, ठीक है, तो बहुत ही कम प्राइसिंग है मार्केट में उसके लिए। तो आसान मुश्किल नहीं देखना होता, प्राइसिंग जरूर देखनी होती है, क्योंकि एट द एंड तो यू आर डूइंग अ जॉब, 8 आवर्स या 9 आवर्स आप जॉब करोगे, और एक डेवलपर 1 लाख रुपए कमाता है और एक डेवलपर 20,000 रुपए कमाता है, तो व्हाई नॉट अर्न मोर। तो आप टेक्नोलॉजी उस हिसाब से चूज करोगे फॉर अ बैकएंड। अगर आप कोई बैकएंड नहीं सीखते हो तो आप फायरबेस सीख रहे हो यहाँ पर। तो आप कुछ कंपनीज जिनके पास बैकएंड डेवलपर्स नहीं है और वो नहीं उन्हें पिक करना चाहती है, वट एवर द रीजन इज कि जो बैकएंड कोडिंग है मेरे पास उसकी नीड ही नहीं है, मेरे को सिंपल डेटा स्टोरी करना है, मेरे को रीड राइट ऑपरेशन ज्यादा है, क्रड करना है बेसिकली, सो व्हाई नॉट आई यूज अ फायरबेस इंस्टेड ऑफ पेइंग टू द बैकएंड यूजर। ठीक है, तो डिपेंड्स है सब। तो अगर हम देखें, तो अगर हम फायरबेस की बात करें तो फायरबेस सीधा एक क्लाउड सर्विस है जो इंटरनेट पे गूगल ने हमें बनाकर दे रखी है। अब बस हमें अगर कनेक्ट करना है किससे, मोबाइल ऐप से, वी नीड ओनली वन थिंग, दैट इज फायरबेस एसडीके। बस आप फायरबेस एसडीके लेकर आओगे और बस काम चल जाएगा। तो आपको समझना है, वी नीड अ फायरबेस एसडीके। तो चाहे हमें फायर स्टोरेज से बात करना हो, चाहे हमें डेटाबेस से बात करना हो, चाहे हमें ओऑथ से बात करना हो, हम इनमें से कुछ भी यूज करें, वी नीड अ फायरबेस एसडीके। तो फायरबेस के एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसे हम यूज करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दिस वी आर एबल टू कनेक्ट विद द डेटाबेस, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, बैकएंड ब्लैक बॉक्स है, बैकएंड पे कुछ नहीं लिखना। आई होप मेरी बात सबको कनेक्ट हुई हो कि कितना आसान हो जाएगा बैकएंड से कनेक्ट करना विदाउट लर्निंग एनी बैकएंड थिंग। ठीक है, अब जब हम फायरबेस की बात करते हैं तो फायरबेस में जो रियल टाइम डेटाबेस की मैंने बात करी थी, तो अगर आप ये एनिमेशन भी देखोगे ना तो बहुत क्लियर होगा। फायरबेस ऊपर बैठा है येलो कलर में, और वो बोल रहा है कि अगर आपके कोई भी डिवाइस डेटा भेजता है ऊपर की तरफ, तो आप ध्यान ना, पहले वो ऊपर भेजता है, ऑरेंज कलर से दिखता है कि ऊपर गया डेटा, और जैसे ऊपर जाता है नीचे जितने भी डिवाइस सब सिंक हो जाते हैं। तो जैसे एक बंदे ने वेदर का डेटा चढ़ाया या शेयर्स मार्केट का डेटा चढ़ाया या क्रिकेट का डेटा चढ़ाया, तो बाकी सबको डेटा पुल हो गया, तो एक ने पुश किया, बाकी सबके पास ऑटोमेटिकली पुल हो गया। दैट इज कॉल्ड रियल टाइम डेटाबेस। तो अगर आप देखोगे तो हम रियल टाइम डेटाबेस को बोलेंगे क्लाउड फायर स्टोर। सो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट, क्लाउड फायर स्टोर फॉर दिस, एंड थ्रू क्लाउड फायर स्टोर वी आर एबल टू डू कि भाई मैं जाकर डेटा स्टोर कर सकता हूं, प्लस डेटा मेरा सिंक रहेगा अक्रॉस द डिवाइसेस, हर डिवाइस पे वो सिंक रहेगा। और बिकॉज मेरे पास हर डिवाइस पे लिसनर्स बैठे होंगे जो लिसन कर रहे होंगे इवेंट्स को, प्लस दे हैव अ सपोर्ट ऑफ
ऑफलाइन डेटाबेसेस भी, अगर इंटरनेट चला जाए बीच में तो वो डेटा को डंप कर देता है मोबाइल ऐप पे, ताकि हम उस डेटा को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आई है कि रियल टाइम डेटाबेस को टेक्निकली हम नाम देंगे क्लाउड फायर स्टोर नाम की वो सर्विस है जिसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लाउड फायर स्टोर नाम की सर्विस है जो कि नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेसेस पे काम करती है, लेकिन अभी मैं इसे पार्क कर रहा हूं, अभी हमारे लिए ये नीडेड नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारे नीड है दैट इज कॉल्ड ओऑथ। तो मैं इस सब चीजों को पार्क कर रहा हूं। तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें अगर फायरबेस को यूज करना है, वी नीड टू डू सम ऑफ द स्टेप्स। उन स्टेप्स की तरफ लेकर आता हूं, फिर कोड पे लेकर आऊंगा मैं आप लोगों को। तो द फर्स्ट स्टेप इज, अगर हमें फायरबेस को यूज करना है तो इससे पहले मैं फायरबेस पे शिफ्ट हूं, आप लोगों को क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप सब पूछ सकते हो मेरे से इस टाइम पे, अगर कोई बात फायरबेस पे नहीं समझ आई किसी को तो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं मान के चलूं फिर कि फायरबेस समझ गए हो, इंट्रो को बता पाओगे कि फायरबेस क्या चीज है, यही बता पाओगे कि फायरबेस में क्या क्या सर्विस है। हाँ जी, कोई पूछ रहा है क्वेश्चन? डेटा तो हम एचटीटीपी रिस्पॉन्स और उसमें रिक्वेस्ट नहीं होगा ना हमारा? हाँ बिल्कुल, HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे चलेगा। इसका मतलब आपको समझना है कि जब हम फायरबेस यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट से सब डेटा आना है। ठीक है, अब अगर इंटरनेट से डेटा आना है तो हम थोड़ा ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा, एक मिनट, मेरा टूल कहीं छुप गया है, इसे ले आऊं मैं। हाँ, यहाँ रखता हूँ एक बार। अब मैं थोड़ी बातें समझाता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा और कॉन्फिडेंस आएगा कितनी जबरदस्त चीज है। जैसे सुधांशु का क्वेश्चन आया कि शुभांशु का कि क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं इस पे। देखो, फायरबेस वालों ने क्या किया बिहाइंड द सीन, दे हैव क्रिएटेड देयर ओन डेटाबेस। और वो डेटाबेस कैसा है? नो एसक्यूएल डेटाबेस है। ठीक है, जब भी नो एसक्यूएल वर्ड आता है ना गाइस, तो इसका मतलब होता है डेटा की वैल्यू पेयर में, यानी कि जेसन फॉर्मेट में डेटा है। ठीक है, आरडीबीएमएस नहीं है। कॉलेज के सब्जेक्ट्स में शायद तुम लोगों ने आरडीबीएमएस पढ़ा हो, तो टेबल, रो, कॉलम, प्राइमरी की, फॉरेन की, ऐसा कोई भी कंसेप्ट यहां पर नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है डेटा की वैल्यू फॉर्म में, यानी कि जेसन फॉर्मेट में इसने डेटा अपने पास स्टोर किया है। ठीक है, अब उसके ऊपर इन्होंने अपनी खुद की एक सर्विस लिख दी है, जिसका नाम क्या रख दिया है? जिसका नाम रख दिया क्लाउड क्लाउड फायर स्टोर। ठीक है, तो क्लाउड फायर स्टोर नाम की एक सर्विस है। एक बार मैं इसे रिकनेक्ट कर लूं, या ना डिवाइस थोड़ा अच्छे से लिख नहीं रहा है। तो क्लाउड फायर स्टोर नाम की एक सर्विस है भाई, जिससे आप डेटाबेस में बात कर सकते हो। अब इस सर्विस को इन्होंने बोला कि इस सर्विस को हमने एक्सपोज कर रखा है कि कोई भी बंदा, ध्यान सुनो मेरी बात को, इसे कोई भी बंदा, यही नहीं कि तुम फ्लटर में सीख रहे हो तो तुम ये बोल दो कि हमने सीखा जी फायरबेस, बहुत सारे लोग सीख के बैठे होते हैं। इसका मतलब जो भी फ्रंट एंड पे काम करते हो सब फायरबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा मैंने कहां कहां से यूज किया। तो यहाँ फायरबेस की सर्विस बैठी है जिसका नाम है क्लाउड फायर स्टोर। ये क्लाउड फायर स्टोर बोलते हैं कि भाई मैं रियल टाइम डेटाबेस पे काम करती हूँ, यानी कि डेटाबेस में अगर कोई भी चेंज हुआ तो मैं रियल टाइम चेंजेस आपको दे दूंगी। तो रियल टाइम डेटाबेस पे इसने काम करना है। यहाँ आपकी फ्लटर एप्लीकेशन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि आपने यहाँ पर फ्लटर को बिठा रखा है, और फ्लटर जाके बोलता है कि मेरे पास भाई फ्लटर फायर नाम से एक प्लगइन है। ध्यान सुना, फ्लटर फायर नाम से एक प्लगइन है, उसको यूज करके तुम इससे बात कर सकते हो। लेकिन ये प्लगइन चलता कहां पर है? HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल पे। तो फायरबेस जो पूरा चल रहा है वो चल रहा है HTTPS प्रोटोकॉल पे। अब सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी, जैसे शुभांशु को आंसर मिल गया हो कि सिक्योर है, क्योंकि प्रोटोकॉल ही कौन सा फॉलो कर रहा है? HTTPS। ऊपर से ब्रांडिंग किसकी है इसके ऊपर? गूगल की। ठीक है, तो गूगल बहुत ऑथेंटिक है चीजों को यूज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सब कुछ HTTPS पे ट्रेवल होगा तो सिक्योरिटी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जो भी HTTPS पे ट्रेवल हो रहा है वो सिक्योर मीडियम से जा रहा है। फिर यहां से ये जो रिस्पॉन्स भेजेगा आपको, जो कि जेसन फॉर्मेट में भेजेगा, क्योंकि डेटा जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, उस जेसन फॉर्मेट को यहाँ दिखाना शुरू करेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसने ऐसा बोल दिया क्लाउड फायर स्टोर नाम की सर्विस है मेरे पास, और ओऑथ नाम की भी सर्विस है मेरे पास। तो ओऑथ से क्या कर रहा है? कहता है अगर जीमेल से लॉगिन करवाना चाहते हो तो मैं जीमेल से करवा दूंगा, फेसबुक से करवाना चाहते हो तो फेसबुक से करवा दूंगा। ऐसे अलग अलग जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है सबसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। प्लस मेरे पास स्टोरेज की सर्विस भी है, अगर तुम स्टोरेज यूज करते हो तो तुम अपने डेटा को भी प्रिजर्व करके आ सकते हो। ठीक है, आई होप मैंने आंसर दे दिया होगा, शुभांशु को भी समझ में आ गया होगा, और शोएब का भी क्वेश्चन जो आया था समझ में आ गया होगा कि वाई वी आर यूजिंग दिस थिंग, और ये किस प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आया सौरभ का
सिंक जो होगा डिवाइस में, पूरा डेटाबेस का डेटा रिफ्रेश होगा या सिंगल? अच्छा देखो जी, अभी क्या कर रहा है, सिंकिंग का प्रोसेस समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो सिंकिंग का मतलब क्या है, सिंकिंग का मतलब ये है कि हम यहाँ जो, ध्यान सुनना मेरी बात को, यहाँ जो फ्लटर होगा और यहाँ जो डेटाबेस बैठा है, ठीक है, वो कहता है मेरे पास सिंक का फीचर है, मेरे पास सिंक का फीचर है, लेकिन तुम क्या सिंक करना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो इसका मतलब इन्होंने जो क्लाउड फायर स्टोर नाम की सर्विस बनाई है, ये बोलती है कि मैं रियल टाइम डेटाबेस हूं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इस सर्विस का काम क्या है, कहती है मेरा काम ये है कि मैं इधर से यहां से डेटा फेंकने का काम करती हूँ। ठीक है, इस थॉट का समझना मतलब, जैसे कि अभी आप में से बहुत सारे लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं एक तरीके का ब्रॉडकास्टर हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, हो सकता है आप में से कोई नहीं सुन रहा हो है ना, जो नहीं सुन रहा उसके बाद डेटा पहुंचेगा ही नहीं। तो क्लाउड फायरस्टोर कुछ ऐसे ही कर रहा है, वो कह रहा है मैं डेटा तो फेंक रहा हूं, क्या आपकी सर्विस के पास, यानी कि फ्लटर पे जो आपने सर्विस लगाई है, क्या उस पर आपने लिसनर लगाया है? तो अगर आपने लिसनर लगाया होगा तो आपको डेटा मिलना शुरू हो जाएगा, अगर आपने लिसनर नहीं लगाया होगा तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब क्या, देखो डेटाबेस में जेसन होगा, ठीक है, जेसन को हम एक टेबल में रखेंगे, तो टेबल को हम टेक्निकली यहां बोलेंगे कलेक्शन। तो ये वर्ड याद रखना, टेबल नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कलेक्शन। इस कलेक्शन पे हम क्वेरी करेंगे, ध्यान देना, क्वेरी करेंगे, क्वेरी के ऊपर हम लिसनर लगाएंगे। तो शायद आप सबको समझ में आया हो कि अगर मैंने इस कलेक्शन पे क्वेरी करी कि मुझे वो रिकॉर्ड लाके दो जिनकी सैलरी 9,000 से ऊपर हो, तो वो जाएगा, इसका रिकॉर्ड लेकर आएगा, लेकिन मैं उसके ऊपर क्या लगाऊंगा, लिसनर, और वो लिसनर फायरबेस पे बैठा होगा। तो जैसे इन सैलरीज में कुछ चेंज होगा, वो अपने आप लिसन कर जाएगा। सौरभ समझ में आ रही बात? तो हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पर 1,000 कलेक्शन हो, लेकिन मैं लिसनर तो सिर्फ एक पे लगा रखा है, तो मैं सिर्फ उसी डेटा को ही सिंक कर पा रहा हूँ, उसी को मैं लिसन करके आ पा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि पूरा डेटाबेस डंप हो गया यहाँ पर, नहीं, ये तो हमारे ऊपर है कि हम किन के ऊपर लिसनर्स लगाकर उस डेटा को लिसन करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो फायरबेस ने बोल दिया कि मेरे पास डेटा तो पूरा है, आप बताओ कि आप किस डेटा पे क्वेरी करके लिसन करके डेटा को लेकर आना चाहते हो। समझ आ गई बात सौरभ? तो इस तरीके से थिंकिंग होगी। तो इसका मतलब डेटाबेस ऐसा नहीं हो रहा कि पूरा पूरा क्लाइंट साइड पे आके रिफ्रेश हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस वे में काम कर रहा है। कोई डाउट हो तो पूछना सौरभ, आई होप ये समझ में आ गई बात। तो ये हम सबको दिखा कि हाउ दिस फायर बेस इज एक्चुअली वर्किंग बिहाइंड द सीन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर से। हाँ जी, तो यहाँ आते हैं हम अपने फायरबेस को यूज करने के लिए। फायरबेस को यूज करने के लिए क्या स्टेप्स है, आपको जाना है firebase.google.com पे इस पे जाना है आप लोगों ने, तो नोट डाउन कर लेना, firebase.google.com। इस पे आपके पास कोई ना कोई जीमेल का अकाउंट होना मस्ट हैव है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आप लोगों को उसको दिखाऊं, तो एक बार मैं इस चैट विंडो को छुपा रहा हूं, तो किसी का क्वेश्चन होगा तो माइक ऑन करके पूछ लेना। तो यहां जाकर आपको दिख रहा होगा कि यहां मैं लॉग्ड इन हूं, ठीक है, मेरे अकाउंट से लॉग्ड इन है। तो मैं यहां पर से जाकर अपना अकाउंट स्विच कर रहा हूं, कि मैंने ना बहुत ज्यादा यूज किया फायरबेस को, तो मैं इसे दूसरे अकाउंट पे चला गया हूं। ठीक है, तो मैंने अपना ना एक अकाउंट पूरा भर दिया है फायरबेस को यूज कर करके, क्योंकि फायरबेस फ्री अकाउंट में 12 प्रोजेक्ट बनाने देता है, ध्यान देना, एक फ्री अकाउंट में 12 प्रोजेक्ट्स यू कैन क्रिएट। तो मैंने एक अकाउंट अपना पूरा यूज कर चुका हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह डेमो देता रहता हूँ, जैसे आप लोगों को दे रहा हूँ, तो 12 अकाउंट मतलब 12 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं उसपे। अब अगर मैं दूसरे अकाउंट में जाऊं तो यहाँ पर मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स यूज कर चुके हैं, लेकिन कुछ स्पेस बचा हुआ है। तो यहाँ से ध्यान देना, मैं दूसरे अकाउंट से लॉग इन हूं, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा गो टू कंसोल। तो मैंने गो टू कंसोल कर दिया। तो सबसे पहले स्टेप क्या बना आप लोगों के लिए, आपने अपने अकाउंट से लॉग इन कर लिया। ठीक है, तो आप अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ कुछ अकाउंट्स दिखा रहा है, मतलब जो मैंने बिल्ड कर रखे हैं पहले से। तो अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा ऐड प्रोजेक्ट पे, ध्यान देना किस पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐड प्रोजेक्ट पे। तो आप नोट डाउन कर सकते हो इन स्टेप्स को। तो ऐड प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया, ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट का नाम देने का। तो मैंने इसका नाम दे दिया RD म्यूजिक ऐप, ये मेरा नाम बन गया। तो अंडरस्कोर ये मना कर रहा है मेरे को यूज करने के, तो मैंने ऐसा कर दिया RD म्यूजिक ऐप, इस नाम से हमने इसका नाम दे दिया अपने प्रोजेक्ट का, और इसे मैंने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू करके ये मेरे से कुछ पूछ रहा है कि देखो भाई, जब आपका डेटाबेस चलेगा तो उस डेटाबेस के टाइम पे देयर वुड बी, मतलब चांसेस है कि भाई क्रैश हो जाए आपका, क्रैश फ्री यूजर्स हो, अनलिमिटेड रिपोर्टिंग हो। तो मैं इन सब चीजों को एनालाइज करता रहूंगा, कहीं आपका चलते चलते एप्लीकेशन बंद तो नहीं हो गई। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गूगल की। तो कह रहा मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप ना, मैं आपके जितने भी आपकी चीजें चल रही हैं उनको एनालाइज कर सको। ठीक है, तो रिकमेंड कर रखा है इसने, तो हमने इसे नहीं छेड़ा और कंटिन्यू कर दिया।
कंटिन्यू करने के बाद इसने बोला कि भाई ये सब जो डेटाबेस बना रहे हो ये करंट अकाउंट पे बनाना चाहते हो? तो मैंने कहा यस, डिफॉल्ट अकाउंट पे, और क्रिएट कर दिया मैंने प्रोजेक्ट अपना, दैट्स इट। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने चला गया यहाँ से। तो इसे प्रोजेक्ट क्रिएट करने देते हैं। आकांक्षा कैसे क्वेश्चन आया, व्हाट इज ए बी टेस्टिंग? दिस इज अल्फा बीटा टेस्टिंग होती है एक, ठीक है, टेस्टर्स यूज करते हैं जनरली। तो जो भी चीजें आती रहती हैं उसके, जैसे अगर आप समझो कि जब भी कोई हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी दो तरीके से टेस्टिंग होती है। एक, जब हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा होता है तो एक टेस्टिंग फेज में बैठा होता है, मतलब इनिशियल बैठा होता है। तो देखो मैं आपको एक लाइफ साइकिल बताता हूँ जो आप सब लोगों को समझ में आएगी जब आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओगे। तो सबसे पहली बात समझना, जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे आज की डेट में, तो आजकल शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना हो, एजाइल का। सुना है आप लोगों ने इसका नाम? हाँ, ये नाम है, मेरे को बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एजाइल का नाम सुना है आप लोगों ने? किसी ने बताए? नहीं सुना है, ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक आंसर देना आप सब लोग, सही सही। एक बड़ा बोरियत सा सब्जेक्ट है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है लेकिन बड़ा काम का है वो। शायद आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, पढ़ा है? यस सर। इसमें शायद किसी ने कभी ये मॉडल पढ़ा हो, वाटरफॉल मॉडल, पढ़ा है किसी ने? यस सर। किसी को पता है क्या चीज होती है ये वाटरफॉल मॉडल? कोई समझा पाएगा? साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर होती है। क्या चीज? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल सॉफ्टवेयर होता डेवलप है कैसे करते हैं? होता क्या है इसके सर अंदर? इसमें पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं और वो उसमें जो मॉडिफिकेशंस उसकी आती, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स आती है सर, कस्टमर क्या रिक्वायरमेंट्स है वो कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस कर देते हैं उस रिक्वायरमेंट के, हाँ फिर उसको डिजाइन कर एनालाइज देते हैं। करते हैं रिक्वायरमेंट का, फिर उसको आगे चल के फिर उसको एक तरीके से मैप डिजाइन करते बनाते हैं। हैं कि कैसे हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, और फिर हम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और फिर एक प्रोटोटाइप बनता है, फिर उसको रिव्यू किया जाता है, फिर ऐसे करके एक वाटरफॉल मॉडल बनता है कि बाद में रिव्यू के बाद उसे ठीक से मॉडिफाई करके फिर एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं कि भाई हम लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली, फिर एनालिसिस कर लिया, फिर डिजाइन कर लिया, फिर कोड कर लिया, फिर टेस्ट कर लिया, मेंटेनेंस कर ली, ऐसा चलता है। अगर एक भी साइकिल में कहीं पे भी गड़बड़ हो जाए तो क्या करते हो? मान लो साइकिल रिपीट होती है। साइकिल रिपीट होती है। तो अगर तुम में से मान लो जी किसी एक बंदे को जैसे के बाद ऑपरेशन करना होगा ना। हाँ, अब देखो ना, वो तो ठीक है यार, मतलब ये तो एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इन थ्योरी में मैं नहीं घुसता। पॉइंटर ये, जैसे मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जैसे अब मैं क्वेश्चन जहां से शुरू हुआ था वहीं पे लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन शुरू हुआ था ए बी टेस्टिंग से, अल्फा बीटा टेस्टिंग से, ठीक है ना। तो जब यहाँ टेस्टिंग शुरू होती है तो यहाँ हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर की, क्योंकि अभी तक सॉफ्टवेयर बाहर नहीं गया है, तो अभी तो सॉफ्टवेयर अब घर में ही है अपने, हम बना रहे हैं। अब ये सोचो कि हम ले लेते हैं, क्वेश्चन आया था आकांक्षा का, ठीक है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कि आकांक्षा जो है वो कंपनी की सीईओ है या एमडी में बैठी हुई है, यानी कि पैसा जो लगा रही है वो आकांक्षा ही लगा रही है, और हम सारे लोग डेवलपर्स हैं, ठीक है, और हम सब लोग बिल्ड कर रहे हैं। एक दिन हमने बोला यार ये कोडिंग है ना गड़बड़ है, क्योंकि डिजाइन गड़बड़ है, और हम वाटरफॉल मॉडल में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम क्या करेंगे अब जाकर? हम बोलेंगे दोबारा चलाओ यार, दोबारा शुरू कर दो, रिक्वायरमेंट दोबारा से गैदर की जाएगी, क्योंकि डिजाइन गलत है, दोबारा से एनालिसिस की जाएगी, दोबारा से डिजाइनिंग की जाएगी। और सपोज ऐसा करने में 3 महीने ऑलरेडी लगा चुका हूं, तो 3 महीने की सैलरी आकांक्षा ने सबको दी है। नहीं सर, ओनली डिजाइनिंग में चेक करेंगे ना क्या प्रॉब्लम है। तो वाटरफॉल का तो मतलब क्या होता है? ऊपर से गिरना नीचे की तरफ। सीक्वेंशियल वे में चेक करता है, ऐसा सीक्वेंशियल वे में वो वर्क करता है। सीक्वेंशियल वे में वर्क करता है। कोई भी गड़बड़ होती है तो हमें ऊपर जाना पड़ता है फिर से करेक्ट करने के लिए। तो प्रॉब्लम ये देखो ना कि अगर मैं ऊपर जाता हूं तो मैं 3 महीने तो लगा चुका हूं ना ऊपर जाने में, और गड़बड़ हुई सर जब ऑलरेडी करेक्ट है तो सर टाइम तो कम लगेगा ना उसमें। चांसेस ये भी तो है ना यार, गलत ही रिक्वायरमेंट। इसके सर ड्रॉबैक्स भी तो है सर। हाँ, क्या चीज? सर इसके ड्रॉबैक्स भी तो है सर, हाई कॉस्ट वगैरह हो जाती है सर। हाँ, ये अब देखो निकल कर आए ना, सलमान ने बोला हाई कॉस्ट हुए थे, हाई कॉस्ट के पीछे तो जा रहा हूं मैं तो सिर्फ उस बंदे के नजरिए से सोचना चाहता हूं जो पैसा लगाता है। जो काम करता है वो तो मजे ही करता है ना। आप सोचो जब तक आपको सैलरी मिल रही है आपको क्या मतलब है कंपनी डूबे या कुछ भी हो। परेशानी किसको है? परेशानी उसको है ना जो पैसे लगा रहा है।
उसे सोचना नहीं पड़ेगा सर, waterfall बेकार है या नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? राहुल यार माइक ऑन है, माइक ऑन कर। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको बात कि क्या हो रहा है? इसी वजह से कंपनीज नॉट यूजिंग दिस मॉडल, ये मॉडल नहीं यूज, ठीक है। अगर कोई कंपनी कर रही है तो उसके बाद बहुत पैसा। मेरे माइक ऑन है किसी का? राहुल सर ऑफ है मेरा तो किसका माइक ऑन है यार आप लोगों में से इस वक्त? जिसका भी माइक ऑन है यार बंद करे। कॉलर 08 कौन है ये? अपना नाम डालो यार, कॉलर 08। वो इस कॉलर 08। हाँ जी, देखो, तो मैंने बात समझाई आप लोगों को कहीं ना कहीं कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वाटरफॉल मॉडल की, तो उसकी जो कॉस्ट बढ़ती है वो इसलिए बढ़ती है कि अगर मैं दोबारा से कहीं पर बग आता है तो मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाकर फिर उसे रेक्टिफाई करता हूँ, फिर नीचे आता हूँ वापस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वाटरफॉल, क्योंकि वाटर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो हमें बार बार ऊपर पहुंचना पड़ता है, चेंजेस करने पड़ते हैं, इसलिए कंपनी नहीं यूज करती ऐसे मॉडल्स। कंपनी जो यूज कर रही है वो ये मॉडल यूज कर रही है बस, एजाइल, ठीक है। एजाइल में बहुत सारे मॉडल है अपने आप में, जिसमें से मॉडल सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है स्क्रम, ठीक है। तो आप लोग जब जाओगे किसी कंपनी में तो ज्यादातर कंपनी, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी कंपनी, लेकिन ज्यादातर कंपनी स्क्रम मॉडल पे बैठी है आज की डेट में। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है, ये इंटरव्यू भी कई बार पूछ लेता है, डू यू नो द एजाइल मॉडल? तो आप बताओगे कि एजाइल में देयर आर वेरियस स्ट्रेटजीज टू बिल्ड सिस्टम, वन ऑफ द मॉडल इज स्क्रम। अब मैं आपको समझाता हूँ उसका फायदा क्या है। अभी तक आप क्या करते थे, वाटरफॉल मॉडल में पूरा प्रोजेक्ट उठा लेते थे, उसकी रिक्वायरमेंट उठाते थे, उसके एनालिसिस करते थे, उसका डिजाइन करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम अपने पूरे प्रोजेक्ट को स्प्रिंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये वर्ड सुना कभी आप लोगों ने, स्प्रिंट? कोई सुबह जॉगिंग करता है आप में से उठ के, तो वहां एक वर्ड यूज किया था स्प्रिंट, मतलब छोटी सी एक रेस, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंट। यार माइक क्यों ऑन कर रहे हो आप लोग? हु इज स्टार्टिंग दिस माइक? ये किसी का माइक ऑन है, फुल क्लास। राहुल नहीं सर, बोल अभी रहे हैं क्या, ना? नहीं सर, अभी क्या मैंने अच्छा, ये कॉलर 10 है यार, कोई कॉलर 10 है। पता नहीं कौन है ना कॉलर 10। मुझे लगता है कोई टीचर है ये हमारे, हाँ? स्टार्टिंग से ही है ना। यार मैं म्यूट तो करता हूँ, लेकिन जो यूजर आता है उसके पास अनम्यूट का राइट भी है ना बाय डिफॉल्ट। यस सर। दैट इज द प्रॉब्लम सर। जो मैंने उसको बाहर कर दिया यार, कॉलर 10 को राइट नाउ, ठीक है। कोई फैकल्टी मेंबर बैठा हुआ है आपके बैच में इस वक्त? किसी फैकल्टी मेंबर को मैं ऑर्गेनाइजर बनाया था ना, कोई है भी फैकल्टी मेंबर? प्रधान सर है? मुझे ये लगता है सर। कॉलर 10 को फैकल्टी मेंबर अगर नहीं है, चलो जी बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट करो अभी,
फिर हम आगे करते हैं, जिसका भी अभी एक का ऑन है ना किसी का। वकील सर से बात कर लो एक बार, वो तभी जाएगा। अभी कल सर को 11 मैं बार बार डिसमिस कर रहा हूँ, बार बार आ रहा है कोई अलग अलग माइक ऑन रहता है उसका। ठीक है सर। चलो जी, बाकी लोग करो अपना बंद भी माइक। अभी किसका ऑन है? एक काम और कर दो यार आप लोग फटाफट कि जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना उससे पिंग कर दो कि वो इज लॉग इन एंड और उसका माइक ऑन रहता है विदाउट कॉलेज का नाम और उसका रोल नंबर लिखे एंटर हो रहा है कोई, तो वकील सर देख लेंगे। ठीक है, तो मैसेज डाल दो उस पर, ड्रॉप कर दो एक कि somebody is get logged in, I think it's an outside of the college जिसे लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो कोई मॉडरेटर बन जाएगा ना वहाँ पर से फैकल्टी मेंबर, तो वहां से पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप में से एक दो लोग मैसेज डाल दो उस पर फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप पे, वरना क्लास डिस्टर्ब रहेगी यार। देखो ये हम लोगों ने बात करी अभी, अगर हम यहाँ आए तो अभी माइक किसी का ऑन है यार? सर आप कर लो मेरे सर। हेलो, हाँ बोलो बोलो सर। मैं कह रहा हूँ सर कि सर आपकी कोई वेब क्लास चल रही है क्या डेवलपमेंट की? वेब डेवलपमेंट की? हाँ चल रही है सर। कौन सी क्लास है, कौन उसका लिंक मेरे पास नहीं है यार। वेब डेवलपमेंट मतलब यहाँ आरडी के साथ नहीं हो रही है, आपके कॉलेज के साथ नहीं हो रही है, वो पर्सनल हो रही है ब्रेन मेटर्स पे। तो वो सब समय ज्वाइन करने के लिए कुछ है सर, मतलब सोर्स वगैरह है मतलब? वो आप ब्रेन मेटर्स का ज्वाइन कर सकते हो ना, उसके लिए आप एक टाइम हमको कॉल करके पूछ सकते हो कि उसका कोर्स का ड्यूरेशन, फीस स्ट्रक्चर, ये सब क्या है। वो फुल स्टैक डेवलपमेंट है जो मैं मांस की बात करता हूँ, वो चल रही है, वो वीकेंड बैचेस है। ठीक है, अब कॉलर 13 के नाम से आ गया, फिर ये इसने मन बना रखा है हमें आज परेशान करने का ना। इसमें मीटिंग लॉक नहीं होती? मीटिंग लॉक कर देता हूँ, फिर आप में से कोई बाहर निकल जाता है ना, तो फिर मेरे को लाना पड़ता है। चलो जी, क्योंकि मैं मीटिंग तो लॉक कर रहा हूँ कई बार, लेकिन आप में से कोई ना कोई कभी बाहर जाता है ना बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, तो मेरे को दिख जाता है कि वो वापस रिक्वेस्ट कर रहा होता है आने की, तो मैं अनलॉक कर देता हूँ, उसी टाइम पे वो भी घुस जाता है। जैसे इस वक्त अक्षता बाहर है, तो मैं उसे अनलॉक करके लेकर आ रहा हूँ। चलो जी, अभी किसका माइक ऑन है यार? अब बंद कर दो जिसका भी ऑन है। हेलो, ये माइक किसका ऑन है यार? हाँ जी गाइस,
भी आवाज आ रही है आप लोगों के पास मेरी? हेलो, ठीक है जी। तो रिज्यूम करते हैं यार, टाइम खराब हो गया खामा हम लोगों का इसमें। तो हाँ, हम लोग यहाँ थे कि वी क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट। तो हमने एक सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट किया अभी तक। देखो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। हाँ, इससे पहले जो बात चल रही थी उस पर आता हूँ वापस। दैट इज कि हम लोगों ने बात की कि आजकल जो काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? एजाइल मॉडल पे। एजाइल मॉडल में हमारे पास क्या है? स्क्रम है। ठीक है, तो हम एजाइल मॉडल में किसको यूज कर रहे हैं? स्क्रम मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये जो स्क्रम मॉडल है हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं? हम बड़े प्रोजेक्ट को उठाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट को ब्रेक कर देते हैं स्प्रिंट्स के अंदर। तो हम बड़े प्रोजेक्ट को ब्रेक कर रहे हैं किसके अंदर? स्प्रिंट्स में। तो छोटे छोटे स्प्रिंट्स बना रहे हैं हम उसके अंदर। ठीक है, और इन स्प्रिंट्स का जो बेसिकली काम है हम लोगों के पास वो ये है कि अगर सपोज कोई प्रोजेक्ट एक साल में डिलीवर होने वाला है तो हर मंथ, एवरी मंथ देयर इज अ स्प्रिंट। तो हर मंथ पे एक स्प्रिंट होगी। इसका मतलब अगर हम एक साल के अंदर इस एप्लीकेशन में सपोज 100 फीचर्स बनाने वाले हैं, 100 फीचर्स बनाने वाले हैं, तो 100 फीचर्स में से हम सपोज 10 फीचर इस मंथ बना रहे हैं, 10 फीचर अगले मंथ बना रहे हैं, 10 फीचर अगले मंथ बना रहे हैं। ऐसे करके हम फीचर्स डिलीवर करते जा रहे हैं। अब जब फीचर डिलीवर कर रहे हैं तो इसी में हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, इसी में हम टेस्टिंग भी कर रहे हैं। अब या तो ये वाली स्प्रिंट पास होगी, तो सपोज दिस इज अ स्प्रिंट 1, दिस इज अ स्प्रिंट 2, दिस इज अ स्प्रिंट 3। तो अब आप समझ जाए कि आज की डेट में ना कंपनी में जब आप काम करोगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि आप पहले महीने में अच्छे डेवलपर हो या नहीं, क्योंकि स्प्रिंट 1 में ही आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, एक महीने में कुछ फीचर डिलीवर कर रहे हैं। अगर वो स्प्रिंट फेल हुई तो पूरी टीम के लिए फेल है वो स्प्रिंट, या पास होगी वो स्प्रिंट। तो आपको फीचर दिए जाएंगे और इस तरीके से काम किया जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। प्रथम बता रहा है कि आवर कंपनी इज डूइंग द सेम। बिल्कुल, यानी कि हर कंपनी इसी पे यार स्प्रिंट ही फॉलो कर रहे हैं सब। कहीं पर भी इंटर्नशिप करोगे, कहीं पे भी कुछ करोगे, सब ऑल ऑफ देम इज दिस। तो इसलिए क्या होता है, एक ही महीने में डेवलपर एक्सपोज हो जाता है आज की डेट में कि उसे काम करना आता है या नहीं आता है, क्योंकि स्प्रिंट पास होगी या फेल होगी अल्टीमेटली। अब जब हम यहाँ काम कर रहे होते हैं तो यहीं पे अल्फा बीटा टेस्टिंग होती है। अल्फा बीटा टेस्टिंग का मतलब है कि अभी हमारा सॉफ्टवेयर इन किसी फेज में बैठा हुआ है जो कि अभी कंप्लीशन फेज नहीं, कि हम 10 फीचर बना रहे हैं, तो हम उसकी अल्फा टेस्टिंग करते चलेंगे। जब हम ये अल्फा टेस्टिंग कर लेंगे, जब ये बिल्कुल रिलीज मोड में होगा सॉफ्टवेयर, तो उसकी हम बीटा टेस्टिंग कर रहे होंगे। तो इसी वजह से आजकल जैसे अल्फा बीटा टेस्टिंग से बेटर चीज निकल कर आ चुकी है, ये सब भी चीजें इनसे बेटर है, दैट इज कॉल्ड TDD, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट पे काम करते हैं। इसका मतलब एजाइल या तो स्क्रम मॉडल फॉलो करता है, या तो इस पे, या TDD पे काम करता है। TDD का मतलब टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। तो पहले डेवलपर्स को बताया जाता है कि तुम्हें ना पहले टेस्ट केसेस सोच लो सारे, और टेस्ट केसेस सोचने के बाद बेस्ड ऑन टेस्ट केसेस तुम कोड लिखना शुरू कर दो। तो बेस्ड ऑन द टेस्ट केसेस यू ट्राई टू राइट द कोड। तो उसके बेस पे आप कोड लिखना शुरू करो और फिर कोडिंग करो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, तो अगर आप भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो द रिकमेंडेशन इज कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ तो आपका जो प्रोजेक्ट हो वो बेस्ड हो, असल में वो जो आप प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो वो किस पे बेस्ड हो, या तो स्क्रम मॉडल फॉलो करता हो या TDD फॉलो करता हो। ये दो बहुत पॉपुलर मॉडल्स है जो मार्केट में आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। हाँ जी, क्लियर हो गई बात आप सबको कि कैसे काम हो रहा है? और ब्रॉडर पिक्चर यही है कि सब एजाइल पे आ रहे हैं। तो आपने टाइम निकाल के 10-15 मिनट एजाइल के बारे में जरूर पढ़ो कि एजाइल है क्या, उसमें स्क्रम मॉडल क्या है जो मैंने आपको समझाया, TDD मॉडल क्या है। तो आपको कई बार इंटरव्यू पूछता भी है कि डू यू अवेयर अबाउट दिस, क्योंकि ये जो हमारे वाटरफॉल ये सब मॉडल है ये ऑब्सोलीट है, कोई यूज नहीं करता आज के डेट में इन सब मॉडल्स को। क्लियर है आप सबको? तो हर महीने आप कुछ ना कुछ कस्टमर डिलीवर कर रहे हो, कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस आता है कि भाई सॉफ्टवेयर बन रहा है, क्योंकि हर महीने उसे कुछ ना कुछ डिलीवरी मिल रही है, 5 फीचर 10 फीचर ऐसे मिल रहे हैं उसे। ठीक है, और ये भी समझ आता है कि जो हम बना रहे हैं वो परफेक्ट है या नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तो बात समझ आ गया सबको? तो दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग, कि ये कैसे काम कर रहा है। हाँ जी, यहाँ तक डाइजेस्ट है आप सबको मेरी बात? देखो इसमें कोई डाउट है किसी का? तो हमें ये बात समझ में आई कि हाउ वी आर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट को जाकर हम इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट कैसे करेंगे फायरबेस से। अब इसके कुछ स्टेप्स है, वो बड़े ध्यान से सुनना सारे स्टेप्स। तो आपने अपना प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर दिया, अब कंटिन्यू कर दो इस प्रोजेक्ट को, ताकि हमारे अब डेटाबेस के लिए प्रोजेक्ट क्रिएटेड है। ठीक है, तो मैंने प्रोजेक्ट यहां पर क्रिएट कर दिया, ये प्रोजेक्ट अपने पास आ गया। अब जैसे ये प्रोजेक्ट आता है तो आपको ध्यान देना है, यहां पर हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है इधर कि हमें
अपने फायरबेस को क्या iOS से कनेक्ट करना है या एंड्रॉइड से कनेक्ट करना है, या ध्यान से देखना ये वाला जो ऑप्शन, दिस इज फॉर वेब एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है, कि हमें कोई वेब एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है या गेमिंग में कनेक्ट करना है तो यूनिटी से कनेक्ट करना है। तो इसका मतलब फायरबेस इन सबसे कनेक्ट हो सकता है। तो अभी हमें किससे कनेक्ट करना है? हमें इसे कनेक्ट करना है या तो iOS डिवाइस से या एंड्रॉइड डिवाइस से या वेब से या फिर यूनिटी से। तो हम इनमें से किसी से इसे कनेक्ट करना शुरू करेंगे। हाँ जी, सबको मेरी बात समझ में आई है? सो दिस इज द वे आउट टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसे। सर वेब से कर लेते हैं, वेब ऐप से कर लेते हैं। वेब से करेंगे क्यों? लेकिन हम तो मोबाइल ऐप बना रहे हैं, तो वेब से करने का कोई फायदा नहीं। कोई वेब ऐप ना बनाए। गुड मॉर्निंग अमित सर। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू सर? वेरी गुड सर, आप बताइए। सर मैं आपकी परमिशन चाह रहा था, मैं 1 मिनट एड्रेस करना चाह रहा था बच्चों को। हाँ जी सर, हाँ जी। बेटा देखो, मैं प्रोफेसर मोहम्मद वकील बोल रहा हूँ। ये जो भी कॉलर 10 है, मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि आप में से कोई ना कोई जानता होगा कि कॉलर 10 कौन है, और मुझे अपने नेटवर्क पे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल वो उसके बारे में मैं जान लूंगा, और मैं वादा करता हूं कि उसकी बीटेक अब आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी नहीं हो पाएगी। दोनों चीजें हैं, अगर वो बीटेक, अगर वो लड़का आरडी का है तो उसकी आरडी से बीटेक नहीं पूरी होगी, और अगर वो किसी आरडी वाले दोस्त लड़के का दोस्त है, आरडी के स्टूडेंट का दोस्त है, तो वो जिसका भी दोस्त है उसकी बीटेक मैं होने नहीं दूंगा। तो इस चीज को जरा क्लियर समझ लें मिस्टर कॉलर 10। अब तुम चाहे डिस्टर्ब करो या ना करो, तुम्हारा तो कैरियर बर्बादी होना है, चाहे तुम हो या तुम्हारा दोस्त जिसके थ्रू तुम ज्वाइन कर रहे हो। और ये मेरी वार्निंग है, ये मेरा तुमसे वादा भी है। और विद इन 10 to 15 डेज तुम अपने बारे में देख लेना मैं क्या करने जा रहा हूँ तुम्हारे बारे में। जो थैंक यू सर। आप सर कंटिन्यू करिए, और सर मीटिंग लॉक कर लीजिएगा अमित सर। हाँ सर, मीटिंग लॉक कर रखी है मैंने ना, क्योंकि जब मीटिंग कोई आप रिक्वेस्ट लॉक आती कर है लीजिएगा। तो लॉक कर। और सारे स्टूडेंट ये समझ लें कि जब भी बिग डेटा या फ्लटर की ट्रेनिंग होगी तो विद इन 15 मिनट्स, मतलब जैसे 9 बजे स्टार्ट होती है तो 9:15 के बाद मीटिंग लॉक हो जाएगी, कोई भी एडमिट नहीं होगा। और ये जान लेना, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, इस बार 7 सेमेस्टर का जो मार्क्स है वो मिस्टर अमित श्रीवास्तव और मिस्टर रवि त्यागी जो मार्क्स मुझको बताएंगे कि इसको इतने इंटरनल देने हैं सर, इसको इतने इंटरनल देने, केवल और केवल अमित श्रीवास्तव जी और आपका रवि त्यागी जी ही डिसाइड करेंगे कि इस बार 7 सेमेस्टर में इंटरनल किसके कितने जाने हैं। और मैं बार बार मैसेज लिख के आपको एक चीज को मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी स्ट्रिक्ट एक्शन के खिलाफ। आपको अगर जितना भी इंटरनल मार्क्स चाहिए तो केवल एक काम करना है कि टाइम से आके ज्वाइन करो, पूरे टाइम रहो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7 सेमेस्टर के आपके जो इंटरनल मार्क्स है 550 नंबर, वो पूरा का पूरा अमित श्रीवास्तव जी की रिकमेंडेशन और रवि त्यागी जी जो कि बिग डेटा के ट्रेनर है उनसे जाएगी ना। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको अच्छे नंबर पाने के लिए केवल 2 काम करने हैं कि सारी ट्रेनिंग को टाइमली और कंप्लीट तौर पे आप ज्वाइन करें, और प्लस जो सर आपको असाइनमेंट दे रहे हैं वो आप कंप्लीट करें, प्लस जो प्रोजेक्ट में आपका बनाया जाएगा वो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करें। अगर इतना काम करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपको 98% इंटरनल मार्क्स मिलेगा। और जो नहीं करेगा तो उससे भी मैं वादा कर रहा हूं कि ऐसे इंटरनल उसको दे दिए जाएंगे कि कभी जिंदगी में वो 7 सेमेस्टर की मार्कशीट दिखाने लायक नहीं बचेगा। ये मेरे फाइनल वर्ड्स हैं, और मेरी लास्ट टाइम मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं इसके रिगार्डिंग। जो है मैं ये देख रहा हूं कि फ्लटर की ट्रेनिंग जब स्टार्ट हुई थी तो 96-94 स्टूडेंट्स अटेंड करते थे। अभी क्या है, ये जाकर के कभी 50 स्टूडेंट, कभी 56 स्टूडेंट। तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं, आप कर लीजिएगा। 7 आपको बता देगा। और थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो मोहतर का मार्क्स अगर तो मोहम्मद वकील के डिसीजन लेने में, तो तुम कुछ मत करना, केवल अपने सीनियर से पूछ लेना कि हमारी तो 3rd ईयर तक कोई बैक ही नहीं थी, लेकिन मोहम्मद वकील जी ने तो हमें फाइनल ईयर में बैक दे दिया था। किसी से भी पूछ लेना तुम, जो पास आउट हो या कुछ भी हो।
कि मोहम्मद वकील फाइनल ईयर में क्या क्या कर देते हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगर इस तरीके से ही करते रहे तो बहुत ही बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और जिसको भी 98% इंटरनल चाहिए वो इन्हीं तरीकों को फॉलो करे और अमित जी की रिकमेंडेशन को पाने की कोशिश करे। और जो नोवो इन्वेंट में जिन लोगों का 20 लोगों का नाम आया है वो केवल और केवल अमित जी ने जिसका नाम मुझको दिया है उन्हीं का केवल आया है। जो है अमित जी ने वो लिस्ट अमित जी ने डिसाइड की है, रवि जी ने मिलकर डिसाइड की है, जिसका नोवो इन्वेंट का आज से इंटरव्यू जो स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप जो अमित जी को और रवि जी को एक्सटर्नल फैकल्टी मत समझिए, वो हमारे कॉलेज का पार्ट हैं। जैसे कॉलेज के टीचर हैं वैसे वो भी हैं जो है। तो इसलिए सब लोग समझदारी से, ईमानदारी से, मेहनत से ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए, प्रोजेक्ट बनाइए और अपना कामयाब हो जाइए। मेरी ये इच्छा है। लेकिन आपकी ये इच्छा है कि सर हमको कामयाब नहीं होना है, हमें तो आप जो है फेल कर दीजिए, नंबर कम दे दीजिए, तो वो भी मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरे फाइनल वर्ड्स हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ अमित सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। हाँ जी सर, ठीक है। ओके। हाँ जी गाइस, तो देखो हम लोगों ने अभी बात करी थी कि अगर हम डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो डेटाबेस से कनेक्ट करते वक्त हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। हम iOS से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी का क्वेश्चन भी आया, सार्थक ने पूछा है कि iOS से कनेक्ट कर सकते हैं और एंड्रॉइड से कनेक्ट कर सकते हैं, बोथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्लटर पे जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं वो दोनों पे चलेगी। तो आपको समझना है कि फ्लटर इंटरनली तो हमें पता है ना एंड्रॉइड में कन्वर्ट होगा और iOS में कन्वर्ट होगा, इसलिए हमें फायरबेस पे iOS का सपोर्ट मिल रहा है और एंड्रॉइड का सपोर्ट मिल रहा है। हम लोगों के लिए ये दो ऑप्शंस ही नीडेड है, क्योंकि हम मोबाइल ऐप पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई वेब ऐप पे काम करो, वेब ऐप का मतलब क्या है कि आप सपोज एंगुलर पे काम करना चाहते हो या रिएक्ट पे काम करना चाहते हो, तो आप वेब ऐप ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। और गेमिंग पे काम करना चाहते हो तो यूनिटी यूज कर सकते हो। तो हमारे लिए भी प्राइम ये दो ऑप्शन है सिर्फ। आई होप ये बात समझ में आ गई सबको कि हमारे लिए कौन से दो ऑप्शंस बहुत मैंडेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे हम। तो अगर हम यहां जाकर पहला ऑप्शन उठाते हैं, दैट इज फॉर एंड्रॉइड। अगर मैं पहला एंड्रॉइड का ऑप्शन यहां से पिक करता हूं, तो सपोज अगर मैंने यहां पर क्लिक किया एंड्रॉइड पे, तो यहां पर देखो कुछ ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन, कि आप अपनी एप्लीकेशन को जाकर रजिस्टर्ड करो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में फायरबेस लगाना चाहता हूं, तो फायरबेस चाहता है कि कौन सी एप्लीकेशन में लगाना चाहते हो। तो जो हम अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें हमें इसे लगाना है। तो इट इज आस्किंग फॉर एप्लीकेशन नेम। कैसे पता चलेगा आपको एप्लीकेशन नेम? ये देखते हैं थोड़ा ध्यान से। तो एप्लीकेशन नेम के लिए अगर हमें अपना एप्लीकेशन नेम निकालना है, तो इसके लिए हमें पहुंचना पड़ेगा अपने एंड्रॉइड पे, जहां पर हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन चल रही है। और अगर आप यहां देखोगे तो यहां पर एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के ऑप्शन में अगर हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, और यहाँ ध्यान देना यहाँ पर एंड्रॉइड का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हम एंड्रॉइड से कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें एंड्रॉइड का ऑप्शन दिख रहा है। एंड्रॉइड के ऑप्शन में जाकर ऐप में जाना है, ऐप में जाकर एसआरसी में जाना है। पॉइंट याद रखने हैं, एंड्रॉइड में गया हूं, ऐप में गया हूं, एसआरसी में गया हूं, फिर यहाँ मेन में गया हूं। मेन में एंड्रॉइड manifest.xml फाइल है, क्योंकि एंड्रॉइड का कोड है पूरा। हमें कोई कोड सीखना नहीं है इसका। हमें यहां से सिर्फ यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा पैकेज का, मैनिफेस्ट फाइल में दिखा हमें पैकेज का नाम। और अगर आप ध्यान दो तो ये पैकेज का नाम वही नाम है जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उसने हमसे पूछा था पैकेज का नाम क्या है। सो दिस इज द पैकेज नेम वी हैव स्पेसिफाइड। सो वी जस्ट कॉपी दिस पैकेज नेम, इसको कॉपी करते हैं एंड गो हेयर एंड पेस्ट इट हेयर। यहां जाके पेस्ट कर देते हैं इसे। सबको डाइजेस्ट हो ये बातें? तो मैं रिपीट कर रहा हूं, हम लोग यहां से पहुंचे थे एंड्रॉइड फोल्डर में, उसके अंदर हम ऐप में गए थे, ऐप में एसआरसी था, एसआरसी में मेन था, और मेन में एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल थी, और वहां पैकेज का नाम था। उस पैकेज के नेम को हमने फाइल में डाल दिया। उसके बाद वो पूछ रहे हैं क्या एप्लीकेशन को निक नेम देना है, तो आप दे सकते हो एप्लीकेशन निक नेम, बट इट इज एंटायरली ऑप्शनल टू गिव। आप दो या नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ऑप्शन आता है डिबगिंग साइनिंग सर्टिफिकेट। ये ऑप्शनल है लेकिन ये कंपलसरी है अगर आप OAuth यूज करते हो तो। अगर आप OAuth यूज कर रहे हो इट इज एंटायरली कंपलसरी, बहुत कंपलसरी है, ठीक है, वरना चलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, सी दिस पेज का एक लिंक आ रहा है, दिखा होगा आप लोगों को यहाँ पर, इस पे क्लिक करना है। सी दिस पेज पे क्लिक करते यहाँ पर ये बताएगा कि आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन को कि आप OAuth यूज करना चाहते हो। तो वो आपकी एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट करेगा कि ये एप्लीकेशन OAuth यूज करती है। इसका मतलब सपोज आपने एक म्यूजिक ऐप बनाई है, उसमें आप लॉगिन विद जीमेल कर रहे हो, तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना। तो कह रहा है कौन ले रहा है इंफॉर्मेशन,
उस क्लाइंट को ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा। तो जीमेल क्या करेगा, सर्टिफिकेट जनरेट करेगा, आपको ऑथेंटिकेट करेगा और आपकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके अपने पास रख लेगा, जिसमें आपके एप्लीकेशन का नाम, सब चीजें होंगी। तो जब आप प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन डालोगे तो आपके एप्लीकेशन नाम होगा, और जब आप प्ले स्टोर पे डाल रहे होगे अपनी एप्लीकेशन तो आपकी कंपनी का नाम होगा, एड्रेस होगा, उसका फोन नंबर होगा, सारी डिटेल उसके पास होगी। और अगर आपने कुछ अनवांटेड इंफॉर्मेशन को यूज करने की कोशिश करी तो जीमेल आपको पकड़ लेगा इजिली। इसलिए वो आपको ऑथेंटिकेट करना चाहता है। कहता है मैं आपको कुछ सर्टिफिकेट्स दूंगा जो आपकी एप्लीकेशन के साथ अटैच होंगे, और आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाएगी तो प्ले स्टोर आपकी कंपनी के साथ अटैच होगा, क्योंकि आपने अपना एक अकाउंट बनाया होगा प्ले स्टोर पे डालने के लिए, जो आपकी कंपनी का अकाउंट होगा, जिसमें आपकी कंपनी का फॉर्मल मेल आईडी होगा, ठीक है, या आपका जीमेल आईडी होगा, जिससे मैं पता लगा लूंगा कि आप हो कौन, अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो। समझ में आ रही है सबको मेरी बात? दैट्स व्हाई दे आर ऑथेंटिकेटेड। तो हम जाकर उसे ऑथेंटिकेट करते हैं। तो यहां जाते हैं, तो अगर आप देखो तो यहां पर ऑप्शन मिल गया हमें की टूल्स का, ठीक है, यहां हमें मिलता है की टूल्स का ऑप्शन। तो की टूल जो है वो जावा इंस्टॉल करने पे कमांड है, जावा के साथ आती है की टूल नाम की कमांड, ठीक है। और अगर आप मैक पे, तो मैक की कमांड देखो यहाँ गिवन है, अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज द मैक कमांड। अगर आप विंडोज पे तो विंडोज की कमांड भी गिवन है, ठीक है। तो मैक और लिनक्स पे एक ही कमांड चलती है, क्योंकि मैक लिनक्स ही यूज करता है इंटरनली, या अगर आप विंडोज करो तो विंडोज की कमांड कॉपी पेस्ट करोगे। तो मैं मैक यूज कर रहा हूं तो मैंने मैक की कमांड यहाँ से कॉपी कर ली है, जो गूगल ने मुझे दी है, ताकि वो सर्टिफिकेट जनरेट कर सके। और यहाँ से मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, इसे एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं पहुंच गया हूँ, देखो ये मेरा टर्मिनल है, और इस टर्मिनल पे जाकर आई एम जस्ट पेस्टिंग आउट दिस कमांड। मैंने जाके इस कमांड को पेस्ट कर दिया, एंटर मार दिया। एंटर मारते ही ये मेरे से पासवर्ड पूछता है की स्टोर का। बाय डिफॉल्ट जो आपके पास की स्टोर का पासवर्ड होता है वो एंड्रॉइड होता है, क्योंकि जब आपने एंड्रॉइड इंस्टॉल किया था तो वो उसके पास बाय डिफॉल्ट उसने एंड्रॉइड पासवर्ड दिया था। तो आप यहाँ टाइप कर दो ANDROID, एंड्रॉइड में टाइप किया और एंटर प्रेस कर दो। कोई स्टार नहीं दिखाता सिक्योरिटी के लिए, एंटर मार देते हैं। बस इतना करते ही इसने हमारे लिए सर्टिफिकेट जनरेट, मतलब सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट जनरेट किया है। तो अगर आप देखोगे तो ये रहा SHA-1, ये जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट है जिससे ये ऑथेंटिकेट कर रहा है कि ये सर्टिफिकेट 19, मतलब ये पुराना पड़ा है मेरे पास, क्योंकि मैं कई बार जनरेट कर चुका हूं, तो ये पुराना वाला सर्टिफिकेट दिखा रहा है मेरे को। अगर मैं इसे फर्स्ट टाइम जनरेट करता तो उस डेट को नोट कर लेता, और उसमें ये कुछ मेरे सिस्टम लेवल की इंफॉर्मेशन नोट करके रख रहा है। अब इस SHA-1 को मैं उठाता हूँ, ये इट्स एन इनक्रिप्शन, इसे मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके यहां से गाइस देखो, यहां से मैं पहुंच जाता हूं इस जगह अपने म्यूजिक ऐप पे, और यहां जाकर SHA-1 को पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि भाई मैंने गूगल साइन इन फीचर यूज करना है, और मैं SHA-1 इंक्रिप्शन यूज करना चाहता हूं, और मैंने अपने सर्टिफिकेट साइन कर दिए, और साइन करके मैंने भेज दिए इसके पास, ताकि जब भी मैं अपने प्ले स्टोर पे से ऐप को डालूंगा तो गूगल जानता होगा कि गूगल इज गिविंग जीमेल इंफॉर्मेशन, यानी कि उस बंदे का यूजर आईडी, उसका पासवर्ड, सॉरी उसका यूजर आईडी, उसका ईमेल आईडी, उसकी फोटो, ये इंफॉर्मेशन वो मेरी ऐप के साथ शेयर कर रहा है। तो रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देते हैं। आप सबको डाइजेस्ट हुई बात है? तो की टूल नाम की कमांड आपकी मशीन पे है ऑलरेडी, और वो जो कमांड आपके पास है की टूल नाम की कमांड, वो बिकॉज जावा में है। तो अगर आपको जावा का पाथ सेट नहीं होगा तो की टूल नहीं चलेगा, ध्यान रखना इस बात को। तो अब आप आ जाओ डाउनलोड कॉन्फिग फाइल पे। तो मैं यहां जाकर इसे डाउनलोड कर देता हूँ, गूगल सर्विसेज.json को। तो मैंने इस पर क्लिक किया एंड इट इज गोइंग टू डाउनलोड। ये देखो ये डाउनलोड होने गई। तो गूगल सर्विसेज 21 इसलिए लिखा रहा है क्योंकि मैं बहुत बार इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसे सेव कर देते हैं पहले। तो ये डाउनलोड हो गई फाइल। अब उसने बोला है साफ साफ कि गूगल, ध्यान देना, गूगल सर्विसेज.json फाइल है, उसको आपको अपने प्रोजेक्ट में डालना है। तो प्रोजेक्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास दिख रहा है कि ऐप के अंडर गूगल सर्विसेज.json नाम की फाइल जाएगी। तो यहां से मैं इस फाइल को कॉपी करता हूं, देखो यहां से मैंने इसे कॉपी किया, यहां पहुंचता हूं। ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स में कुछ भी गड़बड़ करी फायरबेस से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो फायरबेस नहीं बोले हैं स्टेप्स। तो आपको ध्यान देना है, एंड्रॉइड के अंदर ऐप नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमें इसे पेस्ट करना है। तो कंट्रोल-V किया मैंने, और यहां देखो मेरे पास ये आ गई। 21 हटाना है मेरे को, क्योंकि मैं कई बार इसे डाउनलोड कर चुका हूं। तो .json ये मेरे पास फाइल आ गई है, ठीक है। इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन पड़ी है? इसके अंदर पड़ी है फायरबेस से कनेक्ट करने की इंफॉर्मेशन, कि फायरबेस का जो क्लाउड है वो कहां पर है, किस जगह, वो सारी चीजें पड़ी, वो सारी इंफॉर्मेशन इसने यहाँ कैप्चर करके रखी है, ठीक है। यहां तक हमें समझ आया। अब नेक्स्ट का बटन हमें प्रेस करना है। तो मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद इसने बोला कि फायरबेस की SDK डाउनलोड करो, यानी कि उसे अटैच करो फायरबेस की SDK को, क्योंकि आप एंड्रॉइड से कनेक्ट कर रहे हो। तो आप सबको ये बात भी डाइजेस्ट करनी है गाइस, कि जब आप फायरबेस से कनेक्ट कर रहे हो इसे,
तो कुछ ऐसा हो रहा है कि फायरबेस की जो सर्विस है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो फायरबेस की हमने सर्विस यूज करी, तो वो फायरबेस अपने डेटाबेस से कनेक्टेड है जो कि NoSQL डेटाबेस है, जो कि मैंने आपको बताया की और वैल्यू फॉर्मेट पे बैठा हुआ डेटाबेस है। और यहां हमारे पास फ्लटर है, ठीक है, और फ्लटर को जाकर हमें कनेक्ट करना है। तो फ्लटर कह रहा है कि मुझे फायरबेस की एसडीके चाहिए, लेकिन फ्लटर अंडरलाइन किसे यूज कर रहा है, एंड्रॉइड को। तो एंड्रॉइड में जाकर आप फायरबेस की एसडीके लगाओगे। तो अभी समझना, फ्लटर एंड्रॉइड से कैसे बात करेगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। एंड्रॉइड फायरबेस एसडीके से बात करके फायरबेस से बात करेगा, तो इसलिए हम एंड्रॉइड में जाके फायरबेस के एसडीके लगा देंगे, क्योंकि फायरबेस के पास फ्लटर का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है, उसके पास एंड्रॉइड का सपोर्ट है, क्योंकि एट द एंड पे एप्लीकेशन एंड्रॉइड में चलनी है, आईओएस में चलनी है। सेम काम हमें आईओएस के लिए भी करना पड़ेगा, तो आईओएस में भी जाकर फायरबेस की एसडीके लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर कोई डाउट है ना गाइस, पूछ लेना मेरे से। तो यहां हमने किया, तो मैं दोनों स्टेप्स दिखाऊंगा आपको, आईओएस पे भी लगाने के भी और एंड्रॉइड पे लगाने के लिए भी। तो यहाँ गए हम, यहाँ से बोला देखो प्रोजेक्ट लेवल पे जाओ, यानी कि प्रोजेक्ट लेवल पे जाओ, वहां बिल्ड और ग्रेडल मिलेगी। तो सबसे पहले जाओ प्रोजेक्ट लेवल, प्रोजेक्ट है मतलब एंड्रॉइड लेवल पे जाओ और इस ऐप को कर देते बंद। तो इस एंड्रॉइड में जाकर देखो बॉटम पे जाकर हमें यहाँ पर एक बिल्ड डॉट ग्रेडल मिली, इस पे डबल क्लिक करो तो बिल्ड डॉट ग्रेडल आपके यहाँ पर खुल जाती है, ठीक है। इसको अगर हम देखें, इस बिल्ड डॉट ग्रेडल को, मैं बाकी अनवांटेड फाइल जितनी पड़ी ना उन सबको बंद कर रहा हूँ, उन्हें हटा रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्ड डॉट ग्रेडल हमें मिलती है, इन सबको हटा दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इन सब चीजों में। तो बिल्ड डॉट ग्रेडल जो हमें फाइल मिलती है, उसने बोला इस फाइल पे जाओ, इस फाइल में जाकर अगर आप देखो तो कहते हैं चेक करो गूगल आपके पास है या नहीं। तो रिपोजिटरीज के अंदर था गूगल, जो कि है, परफेक्ट है, तो हम इसे नहीं छेड़ेंगे। तो चेकिंग है, साफ लिखा है उन्होंने, चेक करो। फिर डिपेंडेंसीज में जाके बोल रहा है कि ऐड करो इस लाइन को, जहां बोले ना ऐड करो इस लाइन को, तो वहां एक कॉपी का बटन आ रहा है, इस कॉपी के बटन पे क्लिक कर दो। तो जैसे आप कॉपी करोगे, यहाँ टिक आ जाएगा, देखो बना हुआ, ये टिक आ गया, तो इसका मतलब कॉपी हो गया आपके पास। अब आपको डिपेंडेंसीज में जाकर, यहाँ डिपेंडेंसी में जाकर इसे पेस्ट कर देना है। तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया गूगल सर्विसेज को। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, एसडीके इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये एसडीके इंटीग्रेट होनी शुरू हुई। फिर इसके साथ हम स्क्रॉल डाउन करना शुरू करते हैं और यहां पर हमें मिलता है ऑल प्रोजेक्ट्स रिपोजिटरीज और उसके अंदर मिलता है गूगल, ठीक है। तो गूगल पे हमें गूगल मेवन रिपोजिटरी जैसा एक ऑप्शन हमें दिखना शुरू होता है, ठीक है। वो कहता है इसे भी जरा चेक कर लो, तो हम ऑल प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, गूगल रिपोजिटरी है, परफेक्ट है। तो इसका मतलब हमने एक फाइल परफेक्टली काम कर लिया है, ठीक है। इसलिए इन स्टेप्स को ढंग से पढ़ना, तभी कनेक्ट कर पाओगे, वरना नहीं। तो ये फायरबेस रिकमेंड कर रहा है, हमने एक फाइल में चेंज कर लिया, बिल्ड डॉट ग्रेडल, इसे कर दो बंद। अब आप क्या करो, प्रोजेक्ट में जाना है फिर से, फिर इसकी मैं इसलिए जानूं कि यहाँ से पढ़वा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि कोई गड़बड़ होने के कोई चांसेस ना हो। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं अब ऐप लेवल पे जाओ। ऐप लेवल का मतलब है ऐप फोल्डर में जाओ। ऐप फोल्डर में भी एक बिल्ड डॉट ग्रेडल है, तो इस पे जाओ, बिल्ड डॉट ग्रेडल पे। अब बिल्ड डॉट ग्रेडल पे जाकर इसने बोला कि सबसे पहले अप्लाई प्लगइन चेक करो। तो हमने जाकर यहाँ चेक करना है, अप्लाई प्लगइन एंड्रॉइड एप्लीकेशन है ऑलरेडी। अब उसके बाद बोलता है कि इसके नीचे जाकर ऐड कर दो ये गूगल सर्विसेज। तो मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है और ये टिक हो जाएगा, ठीक है। ये कॉपी किया, टिक हो गया। इसे जाओ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो मैंने यहाँ जाकर इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये भी पेस्ट हो गया। अब फिर इसके बाद स्क्रॉल करो, उसने बोला डिपेंडेंसीज में जाओ और इसको ऐड करके आओ। तो इसे भी कॉपी कर लेते हैं, मैं इस पे गया। तो डिपेंडेंसीज में जाते हैं हम, नीचे बॉटम पे देखो, यहाँ डिपेंडेंसीज दिखना चाहिए हमें, ये दिखा डिपेंडेंसीज, यहाँ इसे पेस्ट कर दिया। फिर इसने बोला डिपेंडेंसीज में इसे पेस्ट करके इसे भी पेस्ट करो, एनालिटिक्स को भी। तो मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया इन सब चेंजेस को, ठीक है। सबको मेरी बात समझ में आ गई है। तो ये हमने बिल्ड डॉट ग्रेडल में भी काम कर दिया। अब उसके बाद इसने बोल रहा है सिंक नाउ कर दो। पुराने में होता था सिंक नाउ, आज की डेट में नहीं होता सिंक नाउ। अब उसके बाद इसने बोला कि अब आप नेक्स्ट कर दो। तो नेक्स्ट कर दो और कहता है अब आप रेडी हो, आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है, फायरबेस से कनेक्ट हो चुका है। अब आप इसे चलाकर देख लो बस कि ये कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। तो हमने जाकर इसे, ध्यान देना, हमने जाकर इसको यहां से पहले स्टॉप किया और फिर प्ले कर दिया इसको। अब जब प्ले होगा तो कुछ काम नहीं हुआ है खास, बस इतना हुआ है कि हाँ हमारे पास फायरबेस कनेक्ट हो गया है। अगर हमारा फायरबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब परफेक्ट है। हाँ जी, देखो भाई कोई डाउट है इसके अंदर, तो कोई क्वेरी है तो पूछ लो मेरे से। ये बिल्कुल सीधे सीधे स्टेप्स हैं और ये हमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स फॉलो करने हैं, इससे बियॉन्ड कुछ करना नहीं हमें इसमें। कोई डाउट इसके अंदर, कोई क्वेरी गाइस किसी की, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो क्लियर है यहाँ तक? सर हमें फिर जैसे जैसे इसमें एंड्रॉइड के लिए आपने डिपेंडेंसी वगैरह एडिट की है,
तो इसे हम iOS के लिए भी हमें सेम ऐसे ही करना होगा? हाँ, मैं दिखाऊंगा ना, iOS के स्टेप्स दिखाऊंगा, पहले एक बार चला लें, फिर मैं दिखाता हूँ iOS के लिए क्या क्या करोगे। iOS के लिए जब भी iOS बात आएगी थोड़ी थोड़ी चीजें टफ होंगी। एक तो iOS के लिए मैंडेट है, आप में से जो भी iOS पे ऐड करेगा उसे मैक चाहिए, तभी वो कर पाएगा iOS पे ऐड, क्योंकि वरना चला नहीं पाओगे कुछ भी ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्योंकि iOS को एक्स कोड चाहिए चलाने के लिए, ठीक है। तो एक बार पहले इसे चलने देते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आपको स्टेप्स सारे पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे, जैसे आपके कॉलेज में कुछ कंपनीज आ रही हैं जो आपको हायर करके लेके जाएंगे फ्लटर पे, वो आपको मैकबुक पकड़ाएंगे काम करने के लिए, ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से जितने भी लोग आप विंडोज पे काम करते हो वो जरूर लिनक्स पे काम जरूर करें। कंपनीज में लिनक्स पे बहुत काम होता है, और फ्लटर डेवलपर के लिए तो मैंडेट है लिनक्स से चीजें, क्योंकि उसे असल में काम तो मैक पे करना है, मैक लिनक्स यूज कर रहा है। एक बार इसे एप्लीकेशन अप होने देते हैं। तो ये जाकर इस वक्त जब ये अप हो रहा है एप्लीकेशन को, तो ये जाकर इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है हमारे फायरबेस से। तो इसने बोल दिया कि हम पूरा सेट कर चुके हैं एप्लीकेशन को, और ये कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। कनेक्ट करने मतलब है बस अपनी एप्लीकेशन अप करेगा और कोई बग नहीं आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो इसने इंस्टॉल कर दिया, देखो अगर आप देखो तो इंस्टॉल कर दिया है और ये दिखाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब अगर मैं फिर से प्ले करके दिखाऊं आप लोगों को, तो हॉट रीस्टार्ट होगा तो आपको दिख जाएगा, पहले म्यूजिक ऐप आई और फिर ये इसने जाकर नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाना है। तो इसका मतलब कनेक्ट हो गया, कोई बग नहीं आया, इसका मतलब सारे स्टेप्स ठीक है। अच्छा, एक और एहसान का क्वेश्चन है कि ये जो हमने एप्लीकेशन के लिए अपने सर्टिफिकेट्स दिए हैं, क्या वो स्टोर कर रखने? हाँ, वो स्टोर्ड है, आप समझना हुआ ना, वो सर्वर पे स्टोर्ड है हमारे पास इनडायरेक्टली। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि वो स्टोर्ड है आपके पास? क्योंकि आपने ना उसे साइन करके की जनरेट करी है। तो अगर याद करो हमने वो की दे दी है वहां पर, तो इसलिए वो कनेक्टेड है। इसका मतलब हमें कुछ अलग से स्टोर करने की नीड नहीं है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब भी आप एप्लीकेशन लाइव करोगे तो आपके पास है ना ये गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल है, इसमें सारी चीजें पड़ी हैं। क्योंकि ये फाइल कब जनरेट हुई थी? जब हमने सर्टिफिकेट की दे दी थी, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, तो वो यहाँ स्टोर्ड है ऑलरेडी। आई होप एहसान मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये फाइल स्टोर्ड है, और जब हम इसकी एपीके बनाएंगे तो एपीके के अंदर ये पड़ी होगी फाइल, साइंड होगी ऑलरेडी, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे इस फाइल को खोल के गूगल सर्विसेज को, तो इसके पास है ना सारी इंफॉर्मेशन है। तो देखोगे आप तो इसके पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है इसके पास, पूरे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन भी है इसके पास। तो इसने हमें पूरे मोबाइल की ऐप आईडी रखी है, इसे ये भी पता है कि हम कौन सा पैकेज यूज करने वाले हैं। समझ पा रहे हो बात? तो अब जैसे, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी और सिस्टम पे जाकर इसे कनेक्ट करोगे तो आपको समझ आए, जैसे मैंने अभी कनेक्ट कर रखा है अपनी मशीन पे फायरबेस से, तो मैंने अपने आईडी से कनेक्ट कर रखा है। तो अगर मैं आपकी मशीन पे जाकर अपने आईडी से कनेक्ट करूंगा तो काम चलेगा ना, क्योंकि इस मेरे आईडी में पूरा डेटाबेस की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। और समझ पा रहे हो मेरी बात? तो मैं किसी भी मशीन पे जाकर बस अपने आईडी से काम करना है मेरे को। अभी यूनिवर्सल है, समझ पा रहे हो आप सब? तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मशीन डिपेंडेंट हो गया अभी, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस। और कोई क्वेश्चन है किसी का? तो अब आपने ना पहला काम कर लिया गाइस, देखो आपके पास है ना कोई एरर नहीं आया है यहाँ पर, इसका मतलब आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रीमलाइन हुई है, कोई बग नहीं है, ठीक है। मैं कई बार कर चुका हूँ, इसलिए स्टेप्स मेरे हमेशा करेक्ट ही रहते हैं लगभग, ठीक है। तो आप जब बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इजी हो जाएगा। कंटिन्यू कर लेते हैं इसे, कंटिन्यू टू कंसोल, साफ पढ़ना ध्यान से। एंड्रॉइड के ऊपर आपके पास लिखा रहा है यहाँ कि ये एप्लीकेशन कनेक्टेड है। समझ पा रहे हो आप सब मेरी बात? तो इसका मतलब आप एक और एप्लीकेशन भी कनेक्ट कर सकते हो आसान। आप ऐसी 10-15 जितनी मर्जी एप्लीकेशन यहीं पर ऐड ऐप करके बार बार कनेक्ट करते जाओ, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट हो और एक फायरबेस का प्रोजेक्ट हो, लेकिन उसे 10 एप्स यूज कर रही हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि डेटा शेयर हो रहा है उनके बीच में। तो ऐड ऐप पे क्लिक करते हैं फिर से अब, ठीक है। अब मैं ऐड ऐप पे क्लिक करके देखो मेरे पास फिर से एंड्रॉइड का ऑप्शन है, लेकिन मैं कर चुका हूं एंड्रॉइड का तो ऑप्शन, मेरे को तो एक ही ऐप कैसे कनेक्ट करना था, अगर एक और से करना हो तो फिर से एंड्रॉइड कर दूंगा। इस बार मैं क्लिक करता हूँ iOS के ऑप्शन पे, अगर मैं आईफोन से कनेक्ट करवाना चाहता हूँ इसे तो, लेकिन मैं आपको बोला कि रिकमेंडेड है कि मैकबुक होनी चाहिए। तो आप यहाँ पहुंच जाओ, यहाँ जाके भी देखो ये वही बात पूछ रहा है सेम, iOS बंडल आईडी, जैसे उसने पूछा था एंड्रॉइड बंडल आईडी, तो आपको समझ आएगा तो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। तो iOS बंडल आईडी यहाँ से पूछ रहा है। अब iOS बंडल आईडी के लिए हमें क्या करना है, देखो iOS बंडल आईडी के लिए आपको प्रोजेक्ट में जाना है। इस बार एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट में नहीं जाना, इस बार आपको iOS के प्रोजेक्ट में जाना है। iOS के प्रोजेक्ट में जाके रनर नाम का एक ऑप्शन आना है, ठीक है। और आई थिंक रनर भी नहीं बोलूं तो ये है एक रनर,
.x कोड प्रोजेक्ट। अब क्या करना है मेरे को ना, देखो ये मेरे को ना अपना एक आईडी नंबर रखता है, ये भी जैसे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में पड़ा होता था वैसे ही रखता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, देखो मैं यहाँ से अपनी मशीन पे एक्स कोड ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं उस आईडी नंबर को निकाल सकूं। वहां बहुत परफेक्ट दिखता है इसलिए मैं वहां लेके जा रहा हूँ आपको। तो मैंने एक्स कोड ओपन किया। एक्स कोड अपना एंड्रॉइड स्टूडियो की तरह है, जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो ना हमारे पास कि हम उसमें कोड करते हैं, ऐसे एक्स कोड पे काम करते हैं जो आईफोन डेवलपर्स है। तो मैं यहां जाकर फाइल में जाकर ओपन कर लेता हूँ उस प्रोजेक्ट को। तो मैं फाइल पे गया और मैंने यहां से प्रोजेक्ट को ओपन किया। अब जब मैं प्रोजेक्ट को यहां पर से ओपन करता हूं तो मैं एक बार बैक करता हूं यहां से, ठीक है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ है, उस पे जाते हैं यार हम एक बार। फ्लटर एप्स पे हमने बनाया था, हमारा प्रोजेक्ट था ये म्यूजिक ऐप आरडी, ठीक है। इस पे जाकर मैं iOS सेलेक्ट कर लेता हूँ बस। तो मैंने iOS सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया इसे। तो देखो ये आ गया मेरे पास। जब मैंने iOS सेलेक्ट करके ओपन किया तो यहां जाके मेरे को एक iOS की फाइल मिलेगी। अगर मैं यहां जाऊं तो ये रनर फाइल है मेरे पास और इसके अंदर मुझे एक फाइल मिलनी चाहिए, सॉरी ये वाली पहली वाली फाइल रनर, ये पहली वाली फाइल ये ना सिर्फ iOS मतलब एक्स कोड में बहुत इजीली दिख जाती है। तो अगर आप ध्यान देना, जब मैं यहाँ बैठा था एंड्रॉइड पे तो मैं रनर पे क्लिक कर रहा था, इधर इसने मेरे को कुछ नहीं दिखाया था ऐसा। तो मैं रनर पे क्लिक कर रहा था, फोल्डर की तरह लेके चल रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ रनर पे क्लिक करता हूँ तो देखो इसमें ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई है मेरे को, जिसमें से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी हमें चाहिए रनर के अंदर ही, उसमें एक जनरल लिखा रहा है। और जनरल में अगर आप देखोगे तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है बंडल आइडेंटिफायर। आई होप ये सबको दिखाओ, बंडल आइडेंटिफायर। इसे मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर तो इसे iOS बंडल आईडी पे पेस्ट कर देता हूँ। यही वो मांग रहा था मेरे से, तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो ये उसने जनरेट किया iOS वालों ने। निक नेम ऑप्शनल होता है, ऐप स्टोर आईडी ऑप्शनल है, लेकिन आपको यहां जाकर देखोगे तो यू कैन फाइंड योर ऐप स्टोर आईडी इन योर ऐप यूआरएल। तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं अपना ऐप स्टोर आईडी का मतलब क्या है भाई कि मेरे पास जब मैं लॉग्ड इन हूं ना, तो आप यहां देखोगे तो मैं लॉग्ड इन हूं अमित श्रीवास्तव नाम से। तो मैंने क्या किया, पहले जब आप एप्पल बाय करते हो ना तो एप्पल है ना अपना एक एप्पल आईडी बनवाता है। जैसे हम एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो एंड्रॉइड फोन पे हम अपने जीमेल आईडी को लिंक कर देते हैं, यहाँ पर एप्पल आईडी बनता है। तो यहाँ पर मैं अपने एप्पल आईडी के बेस पे ऐप स्टोर आईडी दे सकता हूँ जो मुझे मिला है, ठीक है। ये ऑप्शनल है अभी मेरे लिए, लेकिन अगर मैं इसे ऐप स्टोर पे डालूंगा आगे चल के ऐप को तो ये कंपलसरी है डालना। यहाँ पर समझ में आ रही है सबको बातें। तो ये लिंक्ड है, अगर आपके पास कोई एप्पल मशीन है तो आपके एप्पल मशीन पे आपका एप्पल यूजर आईडी होगा और एप्पल यूजर आईडी की वजह से आपको ऐप स्टोर आईडी मिलेगा एक, और उस ऐप स्टोर आईडी को आप यहाँ डालोगे। तब इसलिए डालोगे क्योंकि आपको आगे चल के इसे ऐप स्टोर पे डालना है एप्लीकेशन को, इसलिए। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है बात? तो अभी हम इसके बिना भी काम चला सकते हैं अगर आप अपना ऐप स्टोर आईडी नहीं यूज करना चाहते तो, ठीक है। तो रजिस्टर ऐप कर देता हूं मैं फिलहाल। ये जाकर अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब इसने भी देखो सेम बात करी है, इसने बोला गूगल सर्विसेज इन्फो पी लिस्ट बोली है इसने। वहां अगर देखोगे पहले जो फाइल आई थी आप लोगों के पास वो थी, यहां जाए हम एंड्रॉइड पे तो आप ध्यान देना पिछली बार हमने ऐप के अंदर गूगल सर्विसेज और जेसन फाइल डाली थी। बस इधर क्या नाम है उस बार, गूगल सर्विसेज पी लिस्ट है। तो उस पी लिस्ट फाइल पे जाएंगे तो अगर हम देखें तो गूगल सर्विसेज इन्फो पी लिस्ट फाइल हमें दिख गई। यहाँ पर हम यहां से उस पी लिस्ट फाइल को यूज करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूं, देखो ये जो पी लिस्ट फाइल मेरे पास आ रही है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं। तो हमने यहां पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है इस पी लिस्ट फाइल को, ठीक है। तो ये हमने यहां से डाउनलोड कर ली। तो जैसे हम यहाँ डाउनलोड पे पहुंचते हैं इस फाइल को, तो सपोज ये देख रहे हो 5, इसका मतलब ये भी कई बार यूज करी है मैंने, तो मैंने इसे यहाँ से डाउनलोड कर दिया, ठीक है। तो ये डाउनलोड हुई हमारे पास पी लिस्ट फाइल और मैं यहां से इस पी लिस्ट फाइल पे पहुंचता हूं। ये रही वो पी लिस्ट फाइल, आप इसे कंट्रोल सी करो, कॉपी करो और कॉपी करके यहां पहुंचना है। और ध्यान देना है इसे रखना कहां पर है, इन्होंने बताया हुआ है। तो इसने बताया कि आप अपनी एप्लीकेशन में जाओ और वहां जो इन्फो पी लिस्ट फाइल पड़ी है उसके ठीक बराबर में से रख दो। तो हमें क्या करना है, हमें यहां से पहले iOS में जाना है। देखो हम iOS पे बैठे और iOS में हम रनर पे जाते हैं और यहाँ देखो इन्फो पी लिस्ट फाइल पड़ी है। तो सेम रनर में जाकर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करते तो 5 हटाए थे तो आपको दिखेगा कि जो एंड्रॉइड पे लगभग स्टेप्स किए थे बिल्कुल वैसे ही हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन स्टेप्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस, वरना काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो मेरे को ऐसा ये वाले काम क्लर्कियल लगते हैं। क्लर्कियल मतलब बिना दिमाग के काम है, स्टेप्स फॉलो करो, दैट्स इट। तो अगर आपने कोई फंस रहा है तो मैं कहूंगा स्टेप्स पे ध्यान दे वो अपने,
ठीक है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पर से, इसलिए बहुत इजी माने जाते हैं इन सब चीजों को। अच्छा, अब क्या बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं फायरबेस की एसडीके को लगाने के लिए। जैसे मैंने बताया था एंड्रॉइड पे हमने एसडीके लगाई थी, तो याद करना ग्रेडल में लगाई थी हमने। यहाँ ग्रेडल में लगाकर हम पॉड फाइल होती है यहाँ पर, वो बनानी पड़ती है पहले, तभी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो कोका पोड्स नाम से इसके पास एक सर्विस होती है iOS के अंदर। इतना हमें डिटेल में कुछ घुसने की जरूरत है, कि हम iOS डेवलपर नहीं है, बस हम इसी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चल रहे हैं। तो इसने बोला पॉड इनिट नाम की फाइल है, उसे चला दो। मैंने कहा ठीक है, इसको चलाते हैं। तो उसे चलाने के लिए मुझे क्या करना है, मेरे को अपने यहाँ पहुंचना है, और ध्यान देना मेरा iOS नाम का एक फोल्डर है। तो मैं यहाँ से इस जगह से मैं पहुंच जाता हूँ, नीचे बॉटम पे दिखाता हूँ, टर्मिनल नाम का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, टर्मिनल से डॉस टर्मिनल यहाँ ओपन होता है, और यहां से जाकर मैं लिखता हूं cd iOS, तो मैं iOS नाम के फोल्डर में पहुंच जाता हूं। तो मैं ls करके दिखा रहा हूं कि मैं iOS में हूं, आप dir करके देख सकते हो। अब आप यहां जाके जब iOS पे आ गए हो, तो अब आपको यहां से ये कमांड फायर करनी है, pod init। तो मैं यहां से टाइप करता हूं pod init। ये क्या करेगा, जैसे हमारी pubspec.yaml फाइल होती है ना, इसके अंदर सारी डिपेंडेंसी डाली जाती है, ऐसी ये भी एक अपनी फाइल बनाएगा जिसमें सारी डिपेंडेंसी डाली जाएंगी। तो मैं एंटर मार देता हूं pod init को। तो pod init से हुआ क्या, इसने एक फाइल क्रिएट करी है pod init ने। तो अगर हम iOS में जाएं, तो अगर हम iOS में पहुंचे हैं, तो ये रनर, ये देखो ये फाइल बनाकर आया है pod फाइल। ये जो pod फाइल है ना, pubspec.yaml की तरह है। ठीक है, तो इसने एक फाइल यहाँ पर क्रिएट कर दी है pod init पे। अब उसके बाद इसने बोला कि आप जाकर उस pod फाइल में जाओ, उस pod फाइल में ये डाल कर आओ, फायरबेस एनालिटिक्स। तो हमने ये उठाया, तो इसने कॉपी का बटन दिया हमें सीधा सीधा, तो हम यहाँ कॉपी करते हैं, और इस pod फाइल में यहाँ पर ध्यान देना, मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करके आया था, ये चीजों को जो इसने दी है मुझे, तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया pod फाइल के अंदर जो इन्होंने बोला। तो अगर आप देखो, तो पहले pod init किया, उसके बाद pod फाइल बनी, और इस pod फाइल में जाकर उसने बोला कि इसे कॉपी पेस्ट मार दो, तो ये डिपेंडेंसी पेस्ट हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, iOS के पास भी फायरबेस एसडीके की डिपेंडेंसी आ गई है। अब इसके बाद एक कमांड मिलती है pod install। इसका मतलब क्या करेगा, जितनी ये कमांड्स अपने पास जो हमने यहाँ पर डाली है, उन सब चीजों को इंस्टॉल कर देगा, तभी इंस्टॉलेशन करने चले जाएगा। ये देखो इस वक्त इंस्टॉलेशन शुरू कर चुका है। ठीक है, तो इसने बोला कि मैंने इंस्टॉल कर दिया है, और यहां अगर हम देखें तो यहां इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये मेरे को कुछ कुछ चीजों में वार्न कर रहा है, कहता है iOS का नया वर्जन आ गया, उसको अब अपग्रेड कर दो, ऐसा कर दो, वैसे कर दो। और ये जो एक्स कोड है, अगर आप देखो तो जंप कर रहा है एक्स कोड, क्योंकि वहां चेंजेस हो चुके हैं। तो ये बता रहा है कि देखो चेंजेस हो चुके हैं, और नया एक्स कोड का वर्जन भी आ गया, मैं अभी नहीं कर रहा। ठीक है, इसे डाउनलोड। तो यहां तक हो गया, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करके पहुंचे, तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इसने बोला कि भाई आप यहाँ पर एक फाइल है, इसमें जाओ और इसमें जाकर एंट्री करके आओ, या तो स्विफ्ट के अंदर या ऑब्जेक्टिव सी के अंदर। तो हम पहले जाते हैं यहाँ पर, इस जगह पहुंचते हैं अपने इन फाइल्स में, और इसमें एक मिनट, तो इसने बोला है टू कनेक्ट टू फायरबेस व्हेन यू ऐप स्टार्ट ऐड दिस ऐप डेलीगेट क्लास। तो यहाँ हमें ना देखो दिखेगी कि ऐप डेलीगेट क्लास है, मैं यहाँ भी दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ, इधर यहाँ अगर हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, तो उसने एक ऐप डेलीगेट क्लास मेंटेन कर रखी है इंटरनली, सॉरी रनर में देखना चाहिए था मेरे को। तो देखो यहाँ पर दिख रही है ऐप डेलीगेट, और उसके आगे ना लिखा हुआ स्विफ्ट। स्विफ्ट ना इसकी मॉडल लैंग्वेज है iOS की, यानी कि अगर हम iOS पे काम करते हैं स्विफ्ट यूज करता है। तो स्विफ्ट कॉटलिन की तरह समझ लो, जैसे कॉटलिन आया था एंड्रॉइड में, ऐसे स्विफ्ट आया था यहाँ पर। उससे पहले होती थी ऑब्जेक्टिव सी, अगर आप पुराना यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास स्विफ्ट है ऐप डेलीगेट के अंदर, तो रनर के अंदर ऐप डेलीगेट के अंदर स्विफ्ट। अब आप यहाँ जाओ, तो यहाँ इसका स्विफ्ट का कोड लिखा हुआ, हमें मतलब नहीं है इस कोड से, हमें सिर्फ मतलब है कि हाँ जो कॉन्फ़िगरेशन दी गई उसे कॉपी पेस्ट करने से। तो अगर हम यहाँ जाए, तो यहाँ इसने बताया है कि इंपोर्ट यूआई किट इंपोर्ट फायरबेस, ऐसा आ रहा होगा, देखें मैं यहाँ पर जाकर, तो इंपोर्ट यूआई किट इंपोर्ट फ्लटर आ रहा है, फायरबेस नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से जाकर बोलेंगे ठीक है इंपोर्ट, और इसने दिया भी ऑप्शन कि आप इससे जाकर क्लिक करो। तो मैंने इसे क्लिक किया। ठीक है, जैसे मैं इसे क्लिक किया यहाँ से इंपोर्ट फायरबेस को, तो मैं यहाँ से इंपोर्ट करके लेकर आता हूँ फायरबेस को। तो यहाँ जाते हैं गाइस, यहाँ से पेस्ट कर देते, तो फायरबेस आ गया इंपोर्ट होकर। अब जो आपके पास फायरबेस इंपोर्ट होकर आया, तो इसके बाद इसने बोला कि आप जाकर ये वाली लाइन firebase.configure को भी कॉपी कर लो। तो हम यहाँ जाते हैं, तो इसने यहाँ अगर हम देखें तो ये फंक्शन बना रखा है, बहुत ध्यान से देखना, ये करली ब्रैकेट लगा रखा है। तो अगर हम यहाँ देखें, तो यहाँ देखो करली ब्रैकेट ये लगा हुआ, उसके बाद firebase.configure है। तो इस करली ब्रैकेट के बाद ही हमें firebase.configure को पेस्ट कर देना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया इसे। ठीक है, दैट्स इट। इसका मतलब अब मेरे पास ये कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट होती है।
ठीक है, कोई डाउट है पूछना? नेक्स्ट कर देता हूँ गाइस में से, नेक्स्ट कर दिया और कंटिन्यू टू कंसोल कर दिया, दैट्स इट। तो अब अगर आप देखोगे तो आपके पास iOS की ऐप भी लग गई है और एंड्रॉइड की ऐप भी लग गई है। ठीक है, तो जैसे दानिश का क्वेश्चन है कि अगर हम अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उनके लिए स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। यस, ये स्टेप्स यार हर प्रोजेक्ट के लिए होंगे। आप ध्यान देना, यहाँ पर ना उस प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है com.brainmentors.music ऐप अपनी। तो इसका मतलब अगर आप सपोज आगे चल के आपको शॉपिंग ऐप बनाते हो तो उसके लिए भी स्टेप्स होंगे, लेकिन ये वन टाइम है प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप ध्यान से देखो ना दानिश, तो अगर आप सोचो किसी कंपनी को आप ज्वाइन करोगे तो ये स्टेप्स वो करके बैठे होंगे जनरली। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं होगा कि ये स्टेप्स हुए हैं वहां पर से, क्योंकि डे वन पे उन्होंने शुरू कर दिए होंगे। और सपोज आप उस कंपनी में ज्वाइन करते हो साल भर बाद या 2 साल भर बाद, तो जनरली ऐसे होता है, एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा होता है, उस प्रोजेक्ट में जाते हो तो वहां सारे स्टेप्स पहले से पड़े हैं, आपको सिर्फ कॉल लगाना होगा। समझ लो, यहाँ तो हम स्क्रैच से बना रहे हैं ना सब चीजें, इसलिए हमें ऑप्शन मिल गया ये सब देखने का। क्लैरिटी है सबको? तो जनरली हम लोग जब प्रोजेक्ट पे काम करवाते हैं फ्रेशर को हायर करके, तो हम तो बहुत सारी चीजें पहले से खुद करके बैठे होते हैं, उससे सिर्फ कोड करवाते हैं। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन पहले से पीछे से बिहाइंड द सीन हुई होती है। ठीक है, अनटिल अनलेस कि आप एक नए फ्रेश प्रोजेक्ट पे काम करो, तब नीड है ऐसी चीजों की। क्लियर है दानिश बात? आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई। स्टेप्स वाइज हम लोग बिल्कुल परफेक्टली कर चुके हैं, दोनों स्टेप्स हमारे रेडी हैं, यानी कि हमने करेक्ट कर दिया ये सब चीजों को। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है तो इसलिए बहुत काम की चीज है। अब हम बढ़ते हैं जी आगे। तो हम रेडी हैं बिल्कुल इन सब चीजों के लिए, और मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जब इंट्रो दोगे तो बहुत फायदे में आएंगे आप सबकी चीजें। अगर आज मेहनत कर रहे होगे तो बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को इसका, मतलब जो लोग बहुत सीरियस हैं सब चीजों को लेके। एक क्लास और करना चाहूंगा मैं आप लोगों के साथ, आप जितने भी फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि कुछ लोग मतलब मुझे जैसे वकील सर जो आपको बता रहे थे ऐसा ऐसा गलत कर रहे हो, कर रहे हो, मेरे को उन लोगों से ज्यादा सिंपैथी है जो लोग ऐसा होता है जिनके साथ कि सर हमें तो प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती है ना। तो मैं उन्हें डायरेक्शन दे सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन बहुत सारी यार, बीटेक करके बहुत जॉब्स है, कोई भी बंदा जॉबलेस रह ही नहीं सकता, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, बस आपको क्या चूज करना है। जैसे आपको समझना है कि हर बंदा, जैसे बोलते हैं ना, हर एनिमल एक जैसा काम करने के लिए नहीं बना। जैसे कि हम मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ा सकते, तो अगर मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकते तो हम ये नहीं कह सकते मछली नालायक है। समझ रहे हो बात? तो ऐसे हर बंदे का टैलेंट है आप में से हर चीज के ऊपर, और हर बंदा किसी न किसी चीज के लिए बना है। तो मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ आप लोगों को कि अगर किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि उसे लगता है कि यार प्रोग्रामिंग मेरे को थोड़ा सा टफ लगता है, तो और भी बहुत सारे डायरेक्शन है जॉब पिक करने की। तो हम एक सेशन करेंगे इसके ऊपर जिसमें आप सब लोग इन्वाइटेड होंगे, और उन लोगों को इन्वाइट करना जो बेचारे इधर से उधर घूम रहे हैं फ्लटर के बैच में कभी आते हैं कभी नहीं आते, कंफ्यूज हो जाते हैं, फेडअप हो जाता है बंदा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि शायद वो किसी और चीज के लिए बने हो। जो किसी और चीज के लिए बना है उसे वो डायरेक्शन मिल जाए तो कितना बढ़िया है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने क्लास में जरूर कन्वे करना इस बात को कि अमित सर एक सेशन देंगे ऐसा जिसमें मैं आप सबको डायरेक्शन दूंगा, बिल्कुल ओपन रहना उस दिन, कि जो मन में वो बोलते हैं ना कि सर मुझे ये नहीं आता या मुझे क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए, उस सेशन में आपको ना सब बता दूंगा मैं कि आप क्या डायरेक्शन लेकर चल सकते हो, उस तरफ बढ़ जाओ बस। लेकिन एक बात याद रखनी होगी यार आप सब लोगों को, अगर जब डायरेक्शन मिल जाए और आप कन्विंस हो जाओ उस डायरेक्शन पे, तो मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अगर आपने से कोई ये बोल रहा है कि सर कोई ऐसी जॉब बता दो कि जिसमें मेहनत करनी ना पड़े, महीने के आखिर में अपने आप सैलरी आ जाए, तो वो नहीं होगा, कहीं नहीं है ऐसा है ना, कोई भी नहीं करवाएगा। आप खुद जिस दिन एम्प्लॉयर बन जाओगे ना तो आपको समझ आ जाएगा मैं सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज को रखना पसंद करूंगा जो एफर्ट लगाएंगे करेक्ट। ठीक है, इसलिए एक सेशन करेंगे हम लोग इसके ऊपर, मैं आपको उसका टाइम बताऊंगा कि कब हम ऐसा सेशन करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि हम अलग अलग चीजों के ऊपर डिस्कशंस करके आएंगे। हाँ जी, क्लियर आप सबको बात? आगे बढ़ जाऊं मैं, अगर कोई डाउट नहीं है किसी का तो इस पे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर कनेक्ट कर लिया फायरबेस को किसके साथ? फ्लटर के साथ। और अब हमें बात करनी है कि मतलब एंड्रॉइड और iOS का सेटअप हो चुका है, वापस हमें प्रेजेंटेशन पे आना है अपनी, जिस प्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वापस हम उस पे आते हैं। कोई डाउट है इससे पहले? ठीक है जी, तो हम आते हैं जी आगे। तो जैसे अभी कुछ लोगों का थैंक यू भी आ रहा है मेरे पास, तो आपको ऐसा समझ यार, सब अगर ओपन रहोगे तो बहुत बढ़िया ना, अगर ओपन रहोगे। इसलिए जितने दोस्त हैं जो बहुत सारे होते हैं ना इंट्रोवर्ट होते हैं, कहते हैं यार हम अपने अंदर की बात नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि लोगों को ना ऐसा लगने लग जाता है कि अगर
किसी को ऐसे दिखाया जाए कि भाई प्रोग्रामिंग ही सब कुछ होता है, प्रोग्रामिंग में ही जॉब मिलती है, तो बच्चा अपने आप है ना, अपने आप को थोड़ा इन्फीरियर फील करेगा कि यार मैं, बाकी मेरे दोस्त तो बहुत अच्छी कोडिंग करते हैं, मैं नहीं कर पाता। इट डजंट मैटर, वो किसी और चीज के लिए बना है। और भी बहुत सारी लाइनें हैं। आईटी का फायदा इतना है कि उसके अंदर बहुत सारी लाइन्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है, पता नहीं तुम कहाँ जाके क्या बढ़िया काम करके आओ, इट डजंट मैटर। ठीक है, हो सकता है तुम में से कोई टेस्टर बनने के लिए बैठा हो सकता है कोई क्लाउड पे काम करने के लिए बैठा हो सकता है कोई गेमिंग करने के लिए बैठा हो सकता है कोई सिक्योरिटी पे काम करने के लिए बैठा हो, लेकिन उसे बस समझा दिया जाए कि वो क्या कर सकता है, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, वो डिस्कशन करके समझ आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं यार हम लोग इससे। हम लोगों को अभी कनेक्ट करना है फायरबेस से, तो इसके भी अब स्टेप्स हैं, तो आपको समझना है अभी हमने क्या कनेक्ट किया है। पहले हम लोगों ने ये अचीव कर लिया कि हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंटरनली बन रही है, इट इज कनेक्टिंग टू एसडीके, फायरबेस के एसडीके से वो बात करने लग गई है। ऐसी iOS भी इससे बात करने लग गया है, और ये इन पीछे बिहाइंड द सीन फायरबेस से बात करने लग जाएंगे, और फायरबेस डेटाबेस से बात करना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा तो होने लग जाएगा। लेकिन अब मेरे पास कुछ सवाल है यार, हम कोई एंड्रॉइड पे कोडिंग थोड़ी लिख रहे हैं, हम iOS पे कोडिंग थोड़ी लिख रहे हैं जो हम फायरबेस एसडीके से बात करके आएंगे, हमें तो फ्लटर से बात करनी है। तो हमें एक और ब्रिज बनाना है कि हम बोल रहे हैं फ्लटर, कि भाई फ्लटर तुम जाकर बात करके आओ, हम फ्लटर को बोल रहे हैं फ्लटर तुम जाके बात करके आओ एंड्रॉइड और iOS से। तो हमें यहाँ पर एक और एसडीके चाहिए कि जो फ्लटर होगा वो एंड्रॉइड और iOS से बात करे, एंड्रॉइड iOS फायरबेस एसडीके से बात करे, फायरबेस एसडीके फायरबेस से बात करे, फायरबेस डेटाबेस से बात करे। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या क्या करना है इस पे आ रहे हैं। आई होप मेरी बात सबको है ना डाइजेस्ट हो गई हो कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो अब आते हैं जी हम वापस इस पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाकर फायरबेस का कोर लाइब्रेरी है उससे डाउनलोड करना है और उससे फ्लटर में इंटीग्रेट करना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लटर फायर। हम फ्लटर फायर पे आ गए हम। तो अब आप यहां से पहुंचोगे और उसको यूज करने के लिए पब डेव पे पहुंचोगे। तो पब डेव पे पहुंच गए हम यहां से, और यहां जाकर इस पब डेव पे जाकर बस मुझे इतना करना है गाइस, मुझे याद रखना है उस लाइब्रेरी का नाम। क्या नाम है? फायरबेस कोर। कोर का मतलब हमेशा क्या होता है यार, कोर का मतलब बेस, इसके ऊपर बाकी सारी चीजें होंगी। इसका मतलब हम कोर को यूज कर लें तो फिर कोर के ऊपर ही ओऑथ होगा, कोर के ऊपर ही स्टोरेज होगा, कोर के ऊपर ही रियल टाइम डेटाबेस होगा। तो इसके हम पहले किसे डाउनलोड करेंगे? फायरबेस कोर को। तो आप देखो भाई फायरबेस कोर पे गए हम, यहां से ये हमें मिल गया फायरबेस कोर, और फायरबेस कोर की इंस्टॉलेशन पे जाना है हमें। इंस्टॉलेशन पे जाकर फायरबेस कोर आपको यहां दिखेगा, इसे कंट्रोल सी किया जाए और यहां से pubspec.yaml पे पहुंच जाया जाए, और pubspec.yaml पे जाकर यहां से स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं हम। यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है डिपेंडेंसीज का, आप सब जानते हो इस बात को, और यहां से डिपेंडेंसी को पेस्ट कर दिया जाए तो फायरबेस कोर आ गया, पब गेट कर दिया जाए ताकि ये लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाए। तो हमारे पास फायरबेस कोर आ गया। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट गाइस। ठीक है, तो फायरबेस कोर आ जाने के बाद हमें आगे वाले स्टेप्स पे जाना है। तो अभी मैं कोड की बात बाद में कर रहा हूं। अब अगर मेरे को जाकर ये सब छोड़ देते हैं यार, अभी हम फिलहाल के लिए हम बात करना चाहते हैं, मैं इधर से ही ले आता हूं ना, बेटर है। तो अगर हमें फायरबेस कोर मिल गया, अब मुझे ऑथेंटिकेशन करनी है ना, क्योंकि मुझे तो OAuth यूज करना है। ऑथेंटिकेशन करने के लिए मुझे चाहिए यहां पर से, ध्यान देना मैं फिर से बैक करता हूं, कोर में लेकर आ चुका हूं, अब ऑथेंटिकेशन करवाना चाहता हूं तो यहां पर से जाकर फायरबेस ऑथ यूज करूंगा मैं। तो आपके पास देखो यहां पर मिलेगा फायरबेस ऑथ नाम का प्लगइन भी, ताकि आप ऑथेंटिकेशन करवा सको जीमेल किसी से भी। तो आप यहां पहुंचोगे, इसकी भी इंस्टॉलेशन पे जाओगे और इसको उठाओगे, ऑथेंटिकेशन को कंट्रोल सी करोगे, इसको भी यहां पेस्ट करके आ जाओगे। ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया, पब गेट कर देते हैं इसे। तो फ्लटर पब गेट कर दिया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि हाँ जी क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। तो फायरबेस ऑथ हमें मिल गया, उससे हमने ऑथेंटिकेशन की भी लाइब्रेरी डाउनलोड कर लिया। अब वी आर एबल टू यूज द ऑथेंटिकेशन फीचर। अब ऑथेंटिकेशन के फीचर को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहुंचना है यहां से अपने प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट में जाकर आपको दिखेगा यहाँ पहला लिंक, पहले लिंक पे ध्यान देना, पहला लिंक दिखा हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है ऑथेंटिकेशन का। ठीक है, तो आप सबको ध्यान रखना है, इस ऑथेंटिकेशन के लिंक पे क्लिक करना है अगर आप ऑथेंटिकेशन करवाना चाहते हो जीमेल से, फेसबुक से, ट्विटर से, गिटहब से, जिससे भी। तो आप यहां से आप सब लोग इस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये मिला जी हमें ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन। अब ऑथेंटिकेशन पे हमें साफ लिखा रहा है गेट स्टार्टेड। तो
हम किसी भी सोशल नेटवर्क से अब कनेक्ट हो सकते हैं। तो गेट स्टार्टेड में मैंने क्लिक कर दिया, तो गेट स्टार्टेड पे गए। अब ये जाकर क्या करने वाला है, जैसे हम ऐसा करते हैं तो ये हमसे पूछता है, बोलो किससे कनेक्ट करना है, गूगल से या फेसबुक से या ट्विटर से या गिटहब से या याहू से या माइक्रोसॉफ्ट से या एप्पल से। सबके सब अपनी ऑथेंटिकेशन बनाकर बैठे हैं। आप जिससे भी कनेक्ट करना चाहते हो आप उससे रिलेटेड कोड यहाँ स्पेसिफाई करोगे। तो अगर मैं सपोज गूगल चूज करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास गूगल का ऑप्शन आता है, ठीक है। और एक बार मैं इसे चैट विंडो को साइड कर रहा हूँ, यहाँ पर एक अनेबल का ऑप्शन आता है। इसका मतलब आपने बोला कि मैं इस वक्त सिर्फ गूगल से कनेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं इस सर्विस को अनेबल कर दूंगा। अगर मैं फेसबुक से कनेक्ट करना चाहता हूं तो मैं फेसबुक की सर्विस को अनेबल कर दूंगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि ठीक है आप ऐसा करने वाले हो तो आपका कौन सा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है यहाँ पर, जिससे जीमेल को पता हो कि ये वाला ईमेल आईडी मांग रहा है मेरे से इंफॉर्मेशन। समझना मेरी बात को, ताकि अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को, जो कि मेरे को यूजर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए वर्ड यूज करो बेसिक इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं हो आप पासवर्ड निकाल लोगे जीमेल के, समझ लो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन वो आपको देगा, लेकिन वो ये भी चाहता है कि इस बेसिक इंफॉर्मेशन को मैं किसको देने वाला हूं। तो मैंने अपना रजिस्टर करा इस मेल आईडी से, तो मतलब जीमेल को पता है कि कौन इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा। सेव कर दिया मैंने इसे। तो आप समझना कुछ गलत काम नहीं कर सकते आप इसके थ्रू, कोई हैक वैक नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप यहां तक मेरी बात सबको समझ में आई है। तो ये देखो जी, अनेबल हो गई है सर्विस, ये सर्विस चल पड़ी है अपने पास, ये अनेबल है। नाउ वी आर एबल टू डू दिस थिंग। और कहीं ना कहीं मैं आप सबके दिमाग में भी डालना चाहता हूं कि देखो यार, सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन कितनी हाई है। अगर आप देख पा रहे हो तो कितने तरीके से काम करवाया जा रहा है हमसे, तो बहुत सिक्योर है। पहले हमसे फिंगरप्रिंट साइन कराए गए, वो भी हमने साइन करे, HTTPS पे चल ही रहा है, वो भी सिक्योर है। प्लस इसने हमसे हमारा मेल आईडी ले लिया है, ताकि अगर हम ही लोग अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें तो उसे पता होगा कौन इस इंफॉर्मेशन को इधर से उधर शेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो जीमेल की सर्विस हमने ऑन कर दी है। फेसबुक की सर्विस ऑन करनी है, सेम स्टेप। फेसबुक पे जाओगे, फेसबुक पे एनेबल करोगे, फिर वहां फेसबुक कहता है कि भाई मैं तुम्हें अपना एक ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट दूंगा, जो तुम्हें फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट से जनरेट करना होगा। तो फेसबुक की यहाँ पर अगर आप देखोगे तो API फेसबुक है, facebook.com पे नहीं जाना, API फेसबुक पे जाना है। तो यहाँ मिलेगी आपको डेवलपर्स वाली फेसबुक की। यहां से आप इसकी API और SDK पे जाओगे तो आपको दिखा होगा API और SDK नाम से एक ऑप्शन है, बैक कर लेता हूं मैं, यहीं पे दिख रहा है। यहां से आप इसकी API जनरेट करोगे। तो ये पूछ रहा है कौन सा API आप यूज करना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके पास APIs होंगे अलग अलग। ग्राफ देखना चाहते हो, वर्जनिंग देखना चाहते हो, यूजर्स की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर इसके अलग अलग APIs इन्होंने बिल्ड करके दिए। आप इन API से कनेक्ट करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको। तो यहाँ दिए गए हैं फेसबुक SDK फॉर एंड्रॉइड, कि आप एंड्रॉइड से कनेक्ट करना चाहते हो या किसी और से कनेक्ट करना चाहते हो। तो हमें समझ में आया कि वी हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू कनेक्ट। तो हम यहाँ अभी पहुंचे, हमने अभी जीमेल से कनेक्ट कर दिया क्योंकि हम फायरबेस यूज कर रहे हैं, गूगल का फीचर है, गूगल से कनेक्ट करना ज्यादा आसान होगा। तो हमने इसे पिक कर लिया। अब इसे पिक करने के बाद जब हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, अब हमारे पास लाइब्रेरी भी डाउनलोडेड है, सब कुछ हमने कर लिया। पब गेट कर देता हूँ, ये लाइब्रेरी भी डाउनलोडेड है। अब लाइब्रेरी भी डाउनलोडेड है, तो अब आप क्या करो, अब आप सिर्फ लिखोगे ऑथेंटिकेशन का कोड, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन का कोड लिखने के लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पैकेज। हम एक नया पैकेज यहाँ क्रिएट करके रख देते हैं, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं हेल्पर्स, क्योंकि हम अपने लॉजिक्स लिखेंगे। और यहां पर हम बना लेते हैं न्यू डार्ट फाइल, और यहां बोल देते हैं जीमेल ऑथेंटिकेशन। तो हम जीमेल से ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं, तो यहां हम बना देंगे जीमेल ऑथ। और यहां हम बोलेंगे कि यहां एक फंक्शन होगा जो हमें ऑथेंटिकेट करके देगा कि भाई हम ऑथेंटिकेट हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो हम यहां एक फंक्शन बना लेते हैं अपना ऑथ नाम से, जो हमें ऑथेंटिकेट करके देगा, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर फंक्शन लिखना है। तो हमने ना पूरा असेंबल कर दिया कोड गाइस, हम बिल्कुल रेडी है। अब सिर्फ इसमें बस कोड भरना है, ठीक है। तो हम बहुत लास्ट मोमेंट पे, तो कोड भरने में टाइम लगेगा, तो मैं इस लॉजिकल एंड पे कोड को छोड़ रहा हूं। हमने सेटअप पूरा कर दिया, हमने जीमेल से कनेक्टिविटी के लिए वहां सर्विस ऑन कर दिया। अब यहां सिर्फ कॉल लगाना है जीमेल को। तो हमें अब यहाँ पर कोड लिखना है जीमेल, मुश्किल से 4 से 5 लाइन का कोड है, क्योंकि सब प्री डिफाइन है। उस प्री डिफाइन को यूज करेंगे और जीमेल से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलर कोड फेसबुक के लिए लिखा जाएगा, सिमिलर कोड ट्विटर के लिए लिखा जाएगा, लेकिन अलग अलग होगा। तरीका सेम होगा लगभग, लेकिन कोडिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग होगा। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई है। तो मैं यहाँ लॉजिकल एंड पे यहाँ सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो हमने आज बना लिया है। आज हमने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस करी है, तो कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स नहीं भूलने। लाइब्रेरीज pubspec.yaml में मिल जाएगी, वो नहीं भूलना है आप लोगों ने। तो अगर आप लोग कनेक्ट करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन को, तो आपको क्या करना होगा, अपना अकाउंट बनाना है, अपनी गूगल की सर्विस यूज करनी है, ठीक है।
तो मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने जा रहा हूँ गाइस, lib और pubspec.yaml, बस ये 2 फाइलें। गूगल सर्विसेज.json आप अपनी बनाओगे, अपनी पेस्ट कर लोगे, ठीक है। तो क्योंकि आप मेरी यूज कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास मेरा जीमेल का अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो यहां जाते हैं pubspec.yaml की तरफ और यहां डाल देते हैं, या ये हमारी एप्लीकेशन का ये वर्जन नंबर 2 है, म्यूजिक एप्लीकेशन में डे नंबर 2 है अपना। तो न्यू फोल्डर बनाते हैं, M2 करते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और इससे मैं शेयर कर देता हूँ आप सब लोगों को। इतने कोई डाउट है तो पूछ लो आप सब लोग, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो। यहाँ पहुंच जाते हैं अपने गिट अकाउंट पे। ठीक है, तो ये मैंने कोड अपलोड कर दिया आप लोगों का, एंड वी विल मीट टुमारो और हम इसको कनेक्ट कर देंगे फायरबेस को विद जीमेल के साथ। एहसान का क्वेश्चन है कि विच इज मोर गुड, फायरबेस और बैकएंड। मैं बोलूंगा इट्स डिपेंड, कि अगर आपके एप्लीकेशन में प्योर क्रड है, मतलब सिंपल क्रड चल रहा है, तो आप इसे यूज करो। और अगर आपके पास आपको लगता है कि प्योर क्रड है, तो मैं बैकएंड डेवलपर को हायर करूँ, कॉस्ट बढ़ेगी कंपनी की। तो बहुत सारी कंपनी इसलिए फायरबेस यूज कर रही है ज्यादातर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप यहां से जाओगे भी ना, देखो फायरबेस पे, तो फायरबेस ना सबसे पहली बात देखो क्या लिख के बैठा है अपने पास अपनी वेबसाइट पे, हेल्प्स मोबाइल एंड वेब ऐप टीम सक्सीड। इसका मतलब बोल रहा है कि मैं ये, इसलिए देखो यहाँ फ्रंट एंड और ये बैक एंड जैसे से बना रखा है, तो यहाँ से डेटा एक्सचेंज करा रहा है। तो बोल रहा है कि जिन लोगों को बैक एंड नहीं बिल्ड करना, वो फायरबेस पे काम कर सकते हैं। लेकिन जिनका बैक एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और जो अपना डेटा सिक्योर रखना चाहते हैं, जैसे अगर मैं कोई बैंकिंग एप्लीकेशन की बात करूँ, तो बैंकिंग कभी अपना डेटा क्लाउड पे रखेगा क्योंकि उसे पता पूरा फाइनेंशियल डेटा है। अगर किसी क्लाउड सर्विस ने कुछ गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ रही है आप सबको मेरी बात? तो इसलिए इन्होंने ये दोनों ऑप्शंस खोल रखे हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप किस टाइप के एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, आपका डेटा कितना सिक्योर है, आप गूगल को शेयर करना चाहते हो या नहीं। तो सारा का क्वेश्चन आया है कि एक दिन ऑफलाइन क्लास, हाँ रख सकते हो आप। वकील सर को एक बार इंटीमेट कर दो कि कैन वी हैव द ऑफलाइन क्लास, और सब लोग एग्री भी होने जरूरी है ना, कि आपके क्लासमेट सब एग्रीड है। तो अगर वो सब कुछ है तो आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आप मुझे बता देना कि हाँ मैंने बात कर ली है और ऑल ऑफ देम आर एग्रीड, सो वी कैन डू अ वन ऑफलाइन क्लास। उसमें आप अपने इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हो, उसमें आप मेरे से डिस्कशंस कर सकते हो, ठीक है जी। उसमें मैं आपकी काउंसलिंग सॉर्ट ऑफ कर दूंगा, बता भी दूंगा कि उसी दिन की क्या क्या आप कर सकते हो। यार इसकी यार मैंने ना कोई वीडियो कंप्लीट फायरबेस सेटअप की नहीं डाली हुई अभी तक। अगर मैं देख लेता हूँ, मेरे पास टाइम होता तो मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा इसकी, जो आप चाह रहे हो कंप्लीट फायरबेस सेटअप की, कि फायरबेस का सेटअप कैसे करते हो, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वीडियो निकाल के काटनी होती है। डिजाइनर बैठा हो मेरे पास, वो थोड़ा बहुत, अगर आपने ध्यान दिया होगा मेरी वीडियोस पे, तो वीडियोस में ना एनिमेशन लगी होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीजों को बिल्ड करने में। तो प्रोबेबली 2 से 3 दिन में कोई वीडियो आ जाएगी आप लोग, बस ऐसी, जैसे आप देख सकते हो कि फायरबेस का सेटअप करते हो क्या क्या करना है, ठीक है गाइस। तो चलो जी, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। और जैसी बात हुई कि अगर हमें ऑफलाइन सेशन लेना है, तो हुस्न आरा को मैं बोल रहा हूँ कि वो जाकर कम्युनिकेट करके रखें कि वकील सर के साथ, अगर सब एग्रीड होते हैं सो वी कैन स्टार्ट, ठीक है जी। चलो जी गाइस, थैंक यू एंड विल मीट टुमारो।